मेरे को बताओ कि डॉक्टर बनना कितना डिफिकल्ट है हमारी कंट्री में? इट्स अ टफ थिंग, इट्स अ वेरी टफ थिंग. 22 लाख बच्चा पेपर देता है आज के दिन पे नीट यूजी का. ऑलराइट, 22 लाख में से 1 लाख सीट्स है, तो 1/22 का रेशो हो गया. बड़ा थोड़ी मुश्किल मैथ है तो आप कर लेना. उसके बाद आप जब करते हो तो इसमें से हार्डली 50,000 सीट्स गवर्नमेंट है, 40,000 सीट्स गवर्नमेंट है, और 50-50 के रेशो के हिसाब से प्राइवेट सीट्स है. प्राइवेट ऑफ कोर्स हैवी फीस एंड एवरीथिंग. वो 50,000 सीट्स है गवर्नमेंट की, जिसके लिए दुनिया फाइट करती है, बिकॉज दैट्स द मिनिमल कॉस्ट एमबीबीएस दैट यू कैन डू. और फिर 5.5 साल की जर्नी, ये हो गया. 5.5 साल में बन जाते हो डॉक्टर? एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हो आप, बट आज के दिन पे एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है. कोई वैल्यू नहीं मतलब? अगर आप सिर्फ एमबीबीएस हो तो आई डोंट थिंक सो यू कैन डू एनीथिंग इन द मेडिकल वर्ल्ड. स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है. तो एक एमबीबीएस कितना कमा लेगा? एमबीबीएस कमा लेगा, बाहर निकल कर शुरुआत होगी 50,000 से. ऑलराइट, लाख भी कमा सकता है, 1.5 लाख भी कमा सकता है. टॉप टियर सिटी में थोड़ा कम मिलता है, आप पेरीफेरी में जाते रहो जहाँ डॉक्टर्स की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वहाँ ज़्यादा भी मिल जाता है. बस, इससे ज़्यादा नहीं. 1.5 लाख अगर आपने प्रैक्टिस खोल ली छोटी जगह पे तो यू कैन अर्न मोर ऑल्सो. बट जेनरिक एवरेज 1.25 लाख के आसपास ही कमाएगा एमबीबीएस 5.5 साल पढ़ाई करने के बाद. यस. और इतने कॉम्पिटिशन से लड़ने के बाद. यस. ओके, एंड फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप MD-MS करने जाते हो, विच इज बेसिकली स्पेशलाइजेशन डिग्री. आज के दिन पे MD-MS करना हर डॉक्टर के लिए कंपलसरी है. क्यों? मार्केट में जो डिमांड है ना वो स्पेशलिस्ट की हो गई है. आप कभी दिखाने जाओगे, अगर सिर्फ MBBS है आप भी नहीं जाओगे उसके पास. ऑलराइट, टॉप टियर सिटी के अंदर यू आर अ हाई पेइंग पेशेंट, आप नहीं जाओगे. आप कहोगे कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं शायद तो आप सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे. पेट की दिक्कत है तो आप गैस्ट्रो के पास जाओगे. सो यानी MBBS तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी. MD तो मिनिमम चाहिए. MD के बाद निकलकर ये 3 साल की MD-MS होती है, DNB होती है. उसके बाद आप निकलते हो तो आपकी जो जॉब लगती है अगेन 70-80 हज़ार शुरू होती है. 8-8.5 साल बाद. 8.5 साल बाद. ये हाल है, सच्चा हाल बता रहा हूँ मैं आपके अपने देश का. और कितने लोग एग्जाम देते हैं और कितने बन पाते हैं? तो लगभग 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल. ये PG का एग्जाम बता रहा हूँ मैं आपको. और लगभग 40,000 अच्छी सीट्स है हमारे पास. नो वेट, पहले तो आपने बोला यूजी में कितने बच्चे एग्जाम? 22 लाख बच्चे. उसमें से 1 लाख ही 1 लाख बच्चे बनते हैं. तो पहले तो वो खत्म हुआ. फिर उन 1 लाख में से कितने बच्चे इधर आएंगे जो पीजी कर पाएंगे? तो PG का एग्जाम जब होता है तो बेसिकली 1 लाख बच्चे तो ये हो गए, साथ में पिछले साल के ड्रॉप आउट्स होते हैं, तो कुल मिला के 2 लाख बच्चे पेपर दे रहे होते हैं. वो 2 लाख बच्चे पेपर देते हैं 40,000 सीट्स के लिए. तो ये जो 40,000 लोग हैं ये डॉक्टर्स बनते हैं MD-MS. ये MD-MS एंड ये 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं. बिल्कुल. तो 8.5-9 साल बाद 70-80 हज़ार रुपये महीना कमाना, इज इट वर्थ इट? अगर आपको आज के दिन पे डॉक्टर बनना है ना, तो आपको सिर्फ एक सद्भावना के साथ डॉक्टर बनना है कि मुझे पेशेंट्स का इलाज करना है. डॉक्टर्स की जो जेन्युइन में कमाई शुरू होती है वो होती है 10 साल बाद. बिकॉज वी आर लाइक फाइन वाइन. हम जितने बूढ़े होते जाते हैं ना उतना ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं आपको. बट शुरुआत ये हाल है आज के दिन पे. इसमें फेक डॉक्टर्स कितने हैं? फेक डॉक्टर्स ऐसा मतलब जिनको फर्जी में डिग्री मिल गई या फर्जी में जिन्होंने सीट खरीद के कुछ कर लिया, ऑल ऑफ दैट. यार सीट खरीदना इज बेसिकली नॉट अ फर्जी डॉक्टर. आप प्राइवेट में पैसे दे के सीट ले सकते हो. इट्स अ जेनरिक मार्केट ट्रेंड. जिन फर्जी डॉक्टर्स की बात कर रहे हो वो है जिन्होंने पेपर में गड़बड़ करी. ऑलराइट, जिन्होंने बेसिकली किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रूट से जाके सीट उठा ली. आई डोंट थिंक सो इट विल बी मोर देन 0.1%. क्वैक्स जो वर्ड टर्म आ गया. अच्छा, क्वैक्स की बात कर रहे हो तो क्वैक्स आजकल क्या है कि जितने भी डॉक्टर्स के यहाँ कंपाउंडर्स होते हैं ना, तो डॉक्टर के पास बेसिकली 80% तो सेम मरीज ही आ रहा होता है. ठीक है सर, गला खराब है, छाती में दर्द है, ये हो गया, यहाँ दर्द हो रहा है. कंपाउंडर सीख जाते हैं और वो जाके अपने गांव में जाके डॉक्टर बन जाते हैं. मतलब मेरे पापा के कितने कंपाउंडर थे जो वापस गए और उनका आता था कि जी हम तो डॉक्टर बन गए यहाँ पे 4 चीजें दे देंगे. तो ये तो चल रहा है. इसमें तो सरकार को ही कुछ बढ़िया रूल बनाना पड़ेगा जिससे रोक सके. अदरवाइज इट्स अ स्किल. The whole medical world is a skill. If you learn the complete art of patient management, you go back and you start doing that thing. कोई बड़ा कुछ आ गया तो कुछ बहाना करके कहीं और भेज दिया. हाँ, कि बड़े डॉक्टर शहर चले जाओ. और गलत ट्रीटमेंट चलेगा इसमें तो होता है. ओके, एंड देन वो मेडिकल सीट वाला जो था, ये सेट की सीट्स बिकती है ना, हर किसी को पता है. सीट्स बिकना वर्ड गलत है. आई थिंक सीट्स बिकती नहीं है. बेसिकली सरकार ने अब ये तरीका बना दिया है कि आज के दिन पे अगर आपने
नीट पीजी क्रैक कर लिया, तो नीट पीजी क्रैक करने का फर्स्ट क्राइटेरिया 50% आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। 50% कट ऑफ जब आपकी हो जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अंदर। प्राइवेट में अगर आपको सीट लेनी है तो यू हैव टू फॉलो देयर ओन नॉर्म्स हो गए उनकी, आपकी हैवी फीस होती है, आपको फीस देनी होती है, एंड यू कैन टेक दैट। जो गलत चीज़ मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लोग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल तरीके से जाके डोनेशन दे के सीट उठा लेते हैं, वो चीज़ गलत है। तो डोनेशन बहुत कॉमन प्रैक्टिस पता है, मतलब बहुत कॉमनली होता है। डोनेशन पहले होती थी, ओके, डोनेशन पहले बहुत ओपन में होती थी, हर बंदे को पता होता था। बट अब सरकार ने प्राइवेट कॉलेज में दबाव डाल दिया है कि अगर स्टूडेंट आपको अलॉट कर दिया गया है, स्टूडेंट आपको चूज किया थ्रू द काउंसलिंग प्रोसेस, तो आपको स्टूडेंट लेना ही लेना है, उसकी सीट दे नहीं सकते किसी को। यस। बट कॉलेजेस एक मैनेजमेंट कोटा नाम से सीट्स ब्लॉक कर लेते हैं ना, कि वो कर सकते हैं, तो उसमें भेज देंगे फिर डोनेशन। उसमें वो भेज देते हैं, बट उसके अंदर वो डोनेशन भी लेते हैं जो कि अगेन राइट में होती है, इट्स नॉट अ ब्लैक डोनेशन, और प्लस हैवी फीस होती है। गवर्नमेंट में डोनेशन देके जा सकता है कोई? नहीं, कोई तरीका नहीं है कि किसी ने एम्स वेम्स में पैसे दे के अंदर चले गए। हर साल स्कैम चलता है जिसमें लोग बेवकूफ बनाते हैं बच्चों का कि हम 1 करोड़ रुपए दे दो, हम आपको मैमसी में एडमिशन करा देंगे, एम्स में एडमिशन करा देंगे। बच्चे पैसे देते हैं, वो बंदा पैसे लेता है और वो खुद चले जाता है। तो कोई यू वुड नो दिस राइट एट द टॉप लेवल, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से आए दिन मिलते होगे, बहुत आपने देखा भी होगा लोगों की जो आपसे मे भी पढ़े हैं लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट कोटा से कर ली या कुछ भी तरीके से कर लिया, राइट? कोई तरीका नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे खिला के अंदर जाने का, तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं बिकती। गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं बिकती। एंड एक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है? गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है यार पूरे साल की 10,000 रुपए, 5,000 रुपए। एम्स टाइप कॉलेज? एम्स टाइप की तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ओके। हर गवर्नमेंट कॉलेज की थोड़ी ऊपर नीचे होती है, बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। मतलब रहने खाने का खर्चा लगता है, बाकी तो टेक्निकली फ्री, तो इसलिए वो वहां पर सीट्स नहीं बिकेंगी। वहाँ सीट्स नहीं बिकेंगी। और दूसरी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तो अगर आज के दिन पे 34 बच्चे फॉर एग्जाम्पल शुरुआत के 20 बच्चे जाएंगे एम्स, तो लोग जानते होते हैं 20 बच्चों को। यू कांट कम आउट ऑफ नोवेयर एंड गेट अ सीट ऐसे, ठीक है? कोचिंग वालों को पता होता है आपस में सब कुछ है, तो वो तरीका से थोड़ा सेफ रहते हैं। एंड सेकेंड है कि अगर आपने पैसे खिलाए भी हैं तो यानी आपको एक बहुत बड़ा रूट चाहिए। पहले तो आपका पेपर ऐसा सबमिट हो कि आपकी रैंक नंबर इतने अच्छा है कि आपकी रैंक इतनी अच्छी है कि आपको एम्स मिले। सो सिर्फ मैंने लोगों के मुंह से रूमर सुनी है, मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि ऐसा होता है, बट मैंने आज तक किसी को नहीं देखा करते हुए। और जितने लोगों ने पैसा लगाया है उन्होंने कटवाया सिर्फ अपना। एंड टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन से होंगे इंडिया में, 3-4 जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है? आई थिंक मणिपाल इज वन ऑफ द बेस्ट, ग्रेट कल्चर, ग्रेट टीचिंग स्टाफ, एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, एंड बेसिकली डॉक्टर्स अच्छे बन के निकलते हैं। यस, या मेडिकल कॉलेज, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज को अच्छा क्यों माना जाता है? बिकॉज अ मेडिकल कॉलेज इज बेसिकली जज्ड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग इन एज अ पेशेंट। अब मेडिसिन जो है, पूरा जो सब्जेक्ट है, यू कांट लर्न थ्रू एकेडमिक्स, यू हैव टू लर्न थ्रू अ पेशेंट। आप पढ़ तो लोगे कि ये साइन होता है, ये सिम्टम होता है, ये डिजीज होती है, लेकिन जब तक आप उसको देखोगे नहीं, तो एंड में तो आप थियोरेटिकली सीख रहे हो, प्रैक्टिकली तभी जब आप उसको देख पाओगे कि अच्छा ये साइन ऐसे समझते हैं इसको। तो गवर्नमेंट कॉलेज आर ऑलवेज जस्ट द बेस्ट बिकॉज वहां पे सारा लोकल आसपास का गांव का क्राउड आता है, एंड यू गेट टू सी वैरायटी ऑफ डिजीजेस, दैट इज व्हाई दे कंसिडर द बेस्ट। तो प्राइवेट कॉलेज में मणिपाल के पास बहुत पेशेंट है, जिसकी वजह से उनके पास मतलब जो भी जाता है, दे हैव गुड फीस एंड एवरीथिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है, दे हैव लाइक अ ह्यूज जिम, 3 फ्लोर का जिम बना रखा है उन्होंने, तो मजेदार कॉलेज है। सेकंड सुभारती इज गुड इन मेरठ, ऑलराइट, शारदा इज गुड, तो ऐसे करके बाकी सारे कॉलेजेस आते हैं। बॉम्बे में डीवाई पाटिल इज वेरी गुड, एंड ये सारे प्राइवेट हो गए। सारे प्राइवेट हो। इन सब में डोनेशन और मैनेजमेंट कोटा एंड सीट्स बिकती है? बिल्कुल, मैनेजमेंट कोटा है। नॉर्मल फीस कितनी होगी? यूपी सरकार ने तो कैप लगा रखा है, तो यूपी सरकार ने 13 लाख रुपए कैप लगा रखा है। तो जितने भी यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस है वो 13 से 14 लाख रुपए के अंदर ही सीट देंगे अपनी पर ईयर की। दिस इज द फीस दैट दे हैव टू गिव। हॉस्टल एंड एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा। तो इनमें मैनेजमेंट कोटा में पैसे कैसे कमाएंगे? तो हमारी सरकार ने क्या कर रखा है, यूपी वालों ने कैप लगा रखा है 13 लाख रुपए। महाराष्ट्र में कैप नहीं है, दे आर चार्जिंग 40 to 50 लाख रुपीज इन ईयर per seat legally. Yes, that's a fees per year, and you have to pay into 3 because it's a 3-year course. And Karnataka, Tamil Nadu, they are charging up to 80 to 90 lakh rupees in a year. क्यों? Because कोई कैप नहीं है, because they can. Now the whole thing that देखना चाहिए हम सबको कि यार जो प्राइवेट कॉलेज 13 लाख रुपए ले रहा है, जो प्राइवेट कॉलेज 90 लाख रुपए ले रहा है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस तो आएगा ही आएगा ना। तो अब ये क्या करते हैं, ये सारे कॉलेजेस ये अलग अलग तरीके से पैसे लेते हैं।
13 लाख रुपए ले लिए, उसके बाद छोटे छोटे पैसे लेने शुरू कर दिए, लाख रुपए इस चीज के दे दो, लाख रुपए इस चीज के दे दो। ये खर्चा चलाने का प्राइवेट कॉलेज को। आपको हर जगह सेम स्टैंडर्ड चाहिए तो आप सेम फीस करो, एंड देन लेट देम बजट देयर मनी एंड एवरीथिंग एंड सी हाउ दे कैन बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। अदरवाइज तो मुझे खुद बुरा लगता है ना, 13 और 90 कोई मैच ही नहीं है। कहाँ पे 90 लाख फीस? कर्नाटका में कॉलेजेस के अंदर 90 लाख रुपए फीस है कई Per colleges year? में, पर ईयर। बट फिर फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट। यस, बट टेल मी, अगर एक मेडिकल कॉलेज के पास कितनी सीट्स होती हैं प्राइवेट? इट वेरीज। नहीं, कुछ एक कैप होता है ना, मतलब एक कॉलेज में उतने ही लोगों को आप एंट्री ले सकते हो यूजी में, तो पीजी में तो होता है। यूजी में भी देर अलग अलग डिफरेंट कैप्स होते हैं। आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है, ऑथराइजेशन मिलता है आपको कि आप 100 सीट्स ले सकते हो, आप 150 ले सकते हो, आप 250 ले सकते हो। तो ये 3 मोटा कैप होता 250 के ऊपर कोई बच्चे नहीं ले सकता। है। नहीं, क्योंकि मेंटेन करना होता है ना कोई एक पर्टिकुलर उसके ऊपर। पेशेंट टू वो रेशियो हाँ, होता है, लाइक हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है आपको। जैसे एक मैनेजमेंट कॉलेज कितने भी ले सकता, कोई मतलब नहीं है, वो भर लो, सब 5-4 बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ नहीं हो सकता, राइट? तो 250 बच्चे, सो ये अगर 40-50 लाख पर ईयर की फीस है, ये 250 बच्चों के लिए उतनी है। मैं आपको जो बात कर रहा था ना, दैट वाज बेसिकली पीजी की सीट की बात। हाँ, पीजी की, अगर पीजी में कितने बच्चे होते हैं? पीजी में बहुत कम होते हैं। कितने? पीजी में आप मान के चलो एक अच्छे कॉलेज में सारी ब्रांचेस मिला के, ऑलराइट, दे विल बी अराउंड 100 सीट्स। तो 100 सीट्स, 100 के 100 के लिए 50 लाख रुपए नहीं। फीस होती है। बेस्ड अपॉन द ब्रांच वेरी करता है। हमारे यहाँ ना चीजें होती है जैसे कि दे आर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस विच इज बेसिकली थ्योरेटिकल ब्रांचेस, ऑलराइट। देन देयर क्लिनिकल ब्रांचेस जिसमें आप पेशेंट्स देखते हो। देन क्लिनिकल ब्रांचेस में भी एक सेग्रीगेशन होता है। देयर आर ऑप्था, ईएनटी, आईज, ईयर्स, ये थोड़ी कम मानी जाती है। देन मेडिसिन, सर्जरी, उसके ऊपर रेडियो, डर्मेटोलॉजी, ये सब माना जाता है। तो रेडियो इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्राइस ब्रांच। तो जो 90 लाख में आपको रेडियो का बता रहा हूँ ओके। कि वहां तक फीस आती है। तो ये तो बट स्टैंडर्ड है ना। अब इसके ऊपर डोनेशन भी लगता होगा। इसके ऊपर डोनेशन नहीं लग रहा। व्हेन यू आर पेइंग 90 लाख रुपीस, दैट मींस यू हैव गॉन टू द राइट वे, और इसमें कोई डोनेशन नहीं लग रहा। तो और अगर डोनेशन देके पहुंचते हैं जो बच्चे, वो तो उनकी यहाँ से पहुंच गए डोनेशन देकर, तो उनकी थोड़ी फीस कम हो जाती है। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि डोनेशन ही पूरी लगती है और फीस पूरी लगती है। तो कितने में एक सीट बिकती होगी? मुझे लगता है कि अगर रेडियो की सीट है तो 2 करोड़ रुपए Plus fees. प्लस फीस। कई जगह फीस कम हो जाती है हाँ। कंपैरेटिवली ना, कि 2 करोड़ रुपए ले लिए और फीस कम कर दी। यार 90% ये वो लोग होते हैं जिनके फादर्स का बिजनेस सेटअप होता है, एंड दे वांट द किड टू हैव दिस ब्रांच ओनली। सो दे आर फिक्सेटेड ऑन दैट ब्रांच, दे आर फिक्सेटेड ऑन दैट कॉलेज कि हाँ इससे कर ले, तेरा करियर बन जाएगा, क्योंकि तुझे मैं बाहर निकल के सब सेट कर दूंगा। सो दे गो हेड, दे पे। सबसे महंगी ब्रांच कौन सी होती है, सस्ती कौन सी होती है? रेडियो, टॉप 5 बता दो। रेडियो इज द हाईएस्ट ब्रांच। क्यों? रेडियोलॉजी को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सैलरी रेडियोलॉजी वाले को मिलती है। दे आर, क्योंकि इट्स अ मशीन ओरिएंटेड ब्रांच। जितने भी सीटीज, जितने भी एक्सरेज, इन सब की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको क्लिनिकली जो चेक करते हैं उन्हें रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। सो अभी तक रेडियोलॉजिस्ट इज वन ऑफ द हाईली प्राइस्ड ब्रांच। वो कितने पैसे कमाते? दे अर्न अप टू लाइक, शुरुआत सबकी वही होती है 1 लाख रुपए से, बट दैट ब्रांच गिव्स यू एम्पल टाइम सो दैट यू कैन वर्क इन मल्टीपल प्लेसेस एट अ सिंगल टाइम। यू डोंट हैव टू गिव 10 hours टू अ सिंगल प्लेस। yeah. आप टेली रेडियोलॉजी कर सकते हो, ऑलराइट। आप एक मल्टीपल क्लिनिक्स, मल्टीपल लैब के साथ जोड़ सकते हो, तो आपके पास एक करेंसी ऑफ टाइम भी रहता है और फिर मल्टीपल एवेन्यूज भी रहते हैं। तो आप आराम से विद इन नेक्स्ट 5 years 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। दैट्स रेडियो। दैट्स रेडियो। तो मतलब 5 साल 6 साल बाद हाँ, फीस तो बाहर आई जाएगी तब तक। that's the game. That's the game. Okay, so that, and then radio के बाद second, Dermatology. क्यों? So dermats right now have it has become a commercial branch. People are ready to pay Anything to do. anything. बाल लगवाने भाई बेस्ट होने चाहिए, मैं कोई पैसा देने को तैयार हूँ। तो अगर आप एक टॉप टियर सिटी के अंदर अपनी बढ़िया डर्मेट प्रैक्टिस चला रहे हो, तो आपके पास वहां के तो आएंगे ही आएंगे, आपके पास आसपास की सेकंड टियर सिटीज के लोग उठकर आएंगे। True. So and you are and every procedure that you are doing is almost above 50,000 rupees. Yeah. तो ये कोई प्राइवेट प्रैक्टिस 500 रुपए लगे रह ही नहीं गया। True. ये है मोटा पर टिकट साइज, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं उसके अंदर। बट अगेन दिस हैज बिकम अ कमर्शियल ब्रांच। यू हैव टू थिंक मोर लाइक अ बिजनेसमैन रादर देन अ डॉक्टर। इन्वेस्टमेंट मेरी इतनी है, हाँ। मैं इतना निकालूंगा इतने टाइम बाद। So that's second. Third, highest. Third, I would say is the evergreen branches which are medicine, surgery and obs gynae.
यू आर टेलिंग मी कि सर्जरी जो करते हैं हम्म, उनसे ज्यादा डोमेट्स कमा रहे हैं. जी, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ सर्जरी पे हो. अब सर्जरी की प्रॉब्लम क्या हो गई है सर्जरी और मेडिसिन की, दैट इफ यू आर नॉट इनटू सुपर स्पेशलाइजेशन इट्स अ प्रॉब्लम. आज के दिन पे करंट कंडीशन को देखते हुए जितने भी मैं अच्छे लोगों को जानता हूँ ना, वो यही कहते हैं कि सुपर स्पेशलाइजेशन इज अ मस्ट. तो आपको 3 साल की एमडी के बाद फिर 3 साल की सर्जरी वो भी करनी है, सुपर स्पेशलिटी. कि हार्ट में या कहीं वैसे एग्जैक्टली. ब्रेन में और एंड देन इफ यू डू दैट अगेन, देन इट्स अ वेरी हाई पेइंग जॉब. 8.5-9 साल के बाद 3 साल और 12 साल, लगभग 11.5-12 साल आपको लगेंगे. फिर सुपर, तो फिर वेरी पेइंग हाई जॉब क्या होता है? वेरी पेइंग शुरुआत Very high वही- paying job. शुरुआत वही 1-1.5 लाख रुपए 12 साल बाद. 12 साल बाद भी. तो डॉक्टर इज नॉट फॉर मेकिंग मनी. डॉक्टर्स की जब 10 साल बाद दुनिया में ले ऑफ्स हो रहे होंगे ना, जब 40 में लोगों को कहा जा रहा होगा कि तुम बोर्ड हो गए, बाहर निकलो आईटी के अंदर, तब डॉक्टर गंदा छाप रहे होंगे. क्यों? क्योंकि तब अगेन मार्केट में इज्जत, एक्सपीरियंस, कनेक्ट्स सब कुछ आपके बन गए हैं एंड यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर. और वो पीक नीचे नहीं आता, वो पीक से ऊपर जाता है. तो डॉक्टर का ये सोच के बन रहे हो कि मैं 10 साल में पैसा कमा लूंगा, नहीं है. क्यों? डॉक्टर इज ओनली फॉर मतलब सिक्योर, सेफ और पैसे कमाने के लिए अगर करना है तो जल्दी इसमें नहीं बने. देयर इज नो पॉइंट. रिस्पेक्ट पूरी मिलेगी कि कभी आपको ऐसा ही लगेगा कि कोई बंदा आपको डॉक्टर साहब नहीं बोल रहा. दैट इज डॉक्टर्स आर द हाईएस्ट रिस्पेक्ट. पुलिस वाला भी रोकेगा अगर लाल बत्ती पे, तो पहले आपको बोलेगा डॉक्टर साहब, फिर आपसे बात शुरू करेगा. ट्रू. और मैं कहता हूँ सद्भावना चाहिए आपको अंदर से अच्छा डॉक्टर बनने के लिए. अगर आप पैसे बीच में ले आते हो ना, इट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम. पर टेल मी दिस, अगर आप लेकिन रईस नहीं हो इस कंट्री में तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते. जैसे आपने बताया, मतलब बहुत ही यहाँ तो टॉप 1% पढ़ाई करने वाले बच्चे हो आप, तो ठीक है आपका हो गया. नहीं तो आपका बहुत पैसा चाहिए, तो नहीं बन पाओगे. ट्रू. बिना पैसे की नहीं बन पाओगे डॉक्टर. तो फिर लाइक ओनली पढ़ाई करो. इज इट एन एलीट पीपल प्रोफेशन? नो, इट इज नॉट एन एलीट पीपल. 720 में आई हर्ड कि 500 550 भी आ जाते हैं, उसके बाद भी अगर पैसे नहीं उनके बाद तो हो नहीं पाएगा. तो बट जो सरकार ने चीज अच्छी कर दी है, वो इस रूल के बाद अब जो डोनेशन का रूट है ना, खत्म कर दिया है. बट इज दिस ट्रू Which one? कि 500 550 के बाद भी कुछ नहीं होने वाला अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो? या देखो, इस बार जिस तरह का एग्जाम आया, इस बार प्रूव हुआ कि दैट नोबडी गॉट 720. ऑलराइट, 500-550 में आपको गवर्नमेंट सीट्स मिल रही हैं, बट वो थोड़ा पेरिफेरी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसमें आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट चाहिए. तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एडजस्ट भी नहीं कर पाऊंगा और मैं पे भी नहीं कर पाऊंगा, देन तो कुछ नहीं हो सकता. तो पैसे वाले माँ बाप चाहिए हमको कहीं से. दैट्स ट्रू. और ऐसा लगता है, तो मैं ये पूछ रहा था कि अब जो ये 20-30 सीटें हैं, 30,000 सीटें जो पैसे से बिकेगी, तो ऐसा लगता है कि यार ये डिजर्विंग लोगों की सीट है यार, हम पैसे देके पहुंच गए. जो लेते हैं उन्हें पता होता है अंदर से. बट डिजर्विंग भी खत्म हो गया ना अब तो गेम. मैं ये कह रहा हूँ कि अब डोनेशन खत्म करके कॉलेजेस ने अपनी फीस ही बढ़ा दी है. तो अब मतलब ही नहीं है. अब वो डोनेशन नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं मेरे आना है ना, तो 90 लाख रुपए फीस अब मान लो. इज बैड. दे हैव मेड एवरीथिंग लेजिट. मैं कहूंगा ये बात. There's point of being, I'm not talking about legal or illegal, legit or not legit, lawful or not lawful, right? I'm talking about is it bad? हमारी कंट्री में डॉक्टर्स चाहिए, राइट? डिमांड बहुत है आज. बिल्कुल. आज हमारा हेल्थ केयर बुरी तरह से फटा हुआ है, हमें डॉक्टर्स और चाहिए. पर डॉक्टर बनने के लिए एंट्री टिकट इज इधर आप हाइपर कम्पेटिटिव इंसान हो और आप 0.01% में आते हो कि आप फोड़ के गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ. यहाँ तो आपके बहुत पैसे होने चाहिए. आप नॉर्मली अच्छा दिल से सद्भावना रख के बनना चाहते हो डॉक्टर, और आप टॉप 5% में भी तो भी नहीं बन सकते. क्या कहते हैं इसको, कड़वा सच. व्हाट आर द स्कैम्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द कंट्री हेल्थ केयर में? आई थिंक सबसे ज्यादा मैं कहूंगा डॉक्टर्स के साथ जो थोड़ा सा क्या कहते हैं गलत हो रहा है. अगर आपने भी ध्यान से देखा हो, आपको रिसेंटली दिखा होगा कि काफी ज्यादा डॉक्टर्स बहुत जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हाँ, क्यों कर रहे हैं मोस्टली? आप ये सोचो कि आपने 8.5 साल पढ़ाई करी, आपने बिल्कुल घिसाई अपनी, फिर आपको जाके आपकी सीट मिली पीजी की. पीजी के अंदर रेजिडेंट्स की आपको पता है क्या हालत है इस टाइम पे? दे वर्क मोर देन 100 hours अ वीक. एक JR1 जब अंदर घुसता है ना, JR1 इज फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंसी, फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पूरे डिपार्टमेंट का बाहर उसी कंधों पर डाल देते हैं वो लोग. 100 से 120 घंटे काम करता है वो, जिसमें कुछ ड्यूटीज लाइक 48 hours, 72 hours लगातार काम करना है. सो गए तो पिटोगे, गाली तो खाओगे 48 घंटे बाद भी गाली खाते हैं.
और इस दौरान हो सकता है कोई पेशेंट आके तुम्हें थप्पड़ थप्पड़ भी मारते हैं, और आपकी स्टाइपेंड क्या है? 50,000, 70,000। कोई आपकी हॉलिडे नहीं है, कोई ओवर वर्किंग का कॉम्पनसेशन नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है आपके पास। बस आपको कहा गया कि आपको गधे की तरह काम करते जाना है। जब ये सब होता है ना, तो जो पूरा कम्युनिटी होती है ना, मुझे लगता है कि वो देश के अगेंस्ट होती जाती है। अंदर वो वाली भावना लेकर आती है कि यार ये इट्स अ वेरी टॉक्सिक कंट्री टू बी इन। सीनियर्स को आदत होती है जूनियर को हरास करने की, और वो करते रहते हैं। इतना करने के बाद भी वो वापस आएंगे, उसे 10 गलती निकालेंगे, उसे गाली देंगे, उसे नीचा दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ पहले हो रखा है ये चीज। अगर वो गलती से सोता पाया गया तो वही उसको लात पड़ेगी, फिर उसे कहेंगे तू सो क्यों रहा है, बिकॉज उनके साथ वैसा हुआ था। एंड दैट टॉक्सिसिटी कल्चर कीप्स ऑन गोइंग टू द एवरी नेक्स्ट जनरेशन। और गलती कहाँ आती है इसमें? जो पुराने एचओडीज प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले तो जूनियर्स को गंदा मारा जाता था, लाइक रख के, कभी कोई बेल्ट मार देता था, कभी कोई थप्पड़ मार देते थे। बहुत नॉर्मल था मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कि डॉक्टर मार रहे हैं, मतलब सीनियर जूनियर को मार रहे हैं, सीनियर जूनियर को मार रहे हैं, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर को मार रहा है। क्यों? किस हो गया? मतलब रैगिंग कह लो, तो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो जो पुराने हमारे प्रोफेसर थे उनको तो पता था कि हम तो इतना पिटे थे, वो हम तो के चक्कर में ना वो टॉक्सिसिटी पास ऑन करे जा रहे हैं कि भाई तू मुझे मारता क्यों नहीं है? अगर सुन नहीं राज, तुझे मारता क्यों नहीं? ये कह रहा है मुझे घर जाना है, तुझे मारता क्यों नहीं? हर चीज का आंसर ये है कि व्हाई आर दे नॉट रैग्ड इनफ दैट दे लूज एवरी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये टॉक्सिसिटी चल रही है कॉलेजेस के अंदर। पहले तो सीनियर से पिटते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट भी मार रहा है। पेशेंट आके मार जाता है आजकल। आप ये सोचो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लड़की का हुआ था, 9 अगस्त को हुआ था, और आज 1 साल से ऊपर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब डॉक्टर कम्युनिटी ये देखती है कि यार अपने कॉलेज के अंदर, अपने अस्पताल के अंदर, जहां पे दे शुड बी द सेफेस्ट, सोचो ना आपका ये ऑफिस है, यहाँ पे एवरी एम्प्लॉय शुड फील द सेफेस्ट, और यहाँ कुछ गलत हो जाए तो सारे लोग शायद ऑफिस आना बंद कर देंगे ऑब्वियसली। बट सबको अगले दिन वहां दोबारा जाना है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई तुम डॉक्टर, तो तुम्हें आना पड़ेगा। क्या स्टेट ऑफ माइंड होगी उन बच्चों की, उन डॉक्टर्स की, जो ऐसे गंदे कांड के बाद वापस जाने की सोच रहे हैं? I have too many questions on this. Please. First, patients मार देते हैं डॉक्टर्स को, that is worst thing. क्यों पेशेंट्स इतना मारते रह रहे हैं डॉक्टर्स को? हर थोड़े दिन में आप ये स्टोरी सुनते हो कहीं ना कहीं। I've seen it कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोई भी मार देता है, हर चीज़ के लिए ब्लेम कर देते हैं। तो वो सिक्योर क्यों नहीं है? डॉक्टर के कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आके मार देगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मैंने कभी नहीं सुना है किसी पुलिस केस हो गया क्योंकि उसने डॉक्टर को मार दिया, कुछ भी नहीं होता। यार इतना कुछ होने के बावजूद आज भी अस्पतालों में सीसीटीवी नहीं है, मतलब उनके पास प्रूफ ही नहीं होता किसने मारा है। वो भीड़ में आते हैं, वो हाथ उठाते हैं आज के दिन पे, और उसके बाद वो सब चले जाते हैं, और आप खड़े के देखते रह जाते हो कि मेरे साथ क्या हुआ। क्यों उठाते हैं? क्यों कर रहे हैं लोग? व्हाट डू यू थिंक? क्या मेजर रीजंस होते हैं? बेसिकली स्पेशली ये सेकेंड टियर सिटीज में, अब तो टॉप टियर में भी बहुत हो रहा है। आजकल क्या हो गया कि जैसे अब वो ना कंज्यूमर वेंडर रिलेशनशिप हो गया बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। इट्स नॉट अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एनी मोर। अब क्या हुआ, आपने कुछ इलाज किया, उस इलाज की वजह से मान लो कि पेशेंट को कुछ हो गया, पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट आया इमरजेंसी में, डॉक्टर सीपीआर दे रहा, पेशेंट मर गया। ऐसे मौके के अंदर एकदम से जो जनता साथ में होती है वो पागल हो जाती है, वो डॉक्टर को गाली देती है कि तुमने ठीक नहीं किया, कि वो बच नहीं पाया। और इस गुस्से को निकालने के लिए वो सीधा हाथ उठाना शुरू कर दिया। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ विच आई पर्सनली नोटिस्ड। ये 3-4 साल पहले शुरू हुआ था, कोविड के दौरान सबसे ज्यादा। कोविड से मतलब कोविड भी नहीं, अब तो 10 साल हो गए, 14-15 में शुरू हुआ था ये, कि जब अखबारों में छपना शुरू हुआ ना कि ऐसे डॉक्टर को मारा गया, तो भाई लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि हम ये मार भी सकते हैं। उनको पहले नहीं पता था कि हम मार सकते हैं, उन्होंने देखा कि अखबार में जब पढ़ा कि हम मार सकते हैं, और ज्यादा वायलेंस शुरू हो गया। हर छोटी बात पे नाउ पेशेंट्स आर कमिंग अप एंड बीटिंग अप द डॉक्टर, हर छोटी बात पे। तो कंप्लेंट लिखा सकते हैं इसके पे? सब कर सकते हैं। कुछ होता है फिर? कुछ नहीं होता। डॉक्टर्स करते तो होंगे कंप्लेंट, हम श्योर कोई मारता हो किसी को तो। सब करते हैं, कुछ नहीं होता। वाई? एक सरकार ने हमारी एक चीज प्लान करी थी, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट वायलेंस, एंड दैट वाज कि जैसे ही वो एक्ट आता है ना, तो इमीडिएटली जैसे ही कंप्लेंट करोगे ना, उस बंदे के इमीडिएट एक्शन होगा। पिछले शायद 5-7 साल से आ ही रहा है, पहुंचा नहीं अभी तक। और केसेस अब इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आई थिंक
डॉक्टर्स को आदत हो गई कि ऐसा हो सकता है कभी भी, और जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं होते ना, तब तक आप वो बात नहीं समझ सकते। आई रिमेंबर मेरे टाइम पे क्या हुआ था, आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप, इमरजेंसी में पोस्टिंग लगती है आपकी, इमरजेंसी इज बेसिकली ट्रायज। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है बाहर, उसका पेशेंट आया अंदर, पेशेंट आया, उसने सीधा सीपीआर देना शुरू किया हमारे सीनियर ने, और ही डाइड। इतनी देर में ना इसने, जो अटेंडेंट था, उसने बाहर आवाज मारी लोकल लैंग्वेज में, और कुछ 30-40 बंदे खड़े थे, और वो सीधा अंदर आ गए लड़ने के लिए। एंड आई एम टेलिंग यू, आई वाज स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स कि आज तो हम मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सभी मतलब स्कैल्पेल पड़ा है, स्यूचर पड़ा है, सब पड़ा है, ये तो इससे मारेंगे हमें। और मेरठ है, यहाँ कोई सुनवाई तो है नहीं। लॉलेसनेस वॉज अलग लेवल पे मेरठ में। हमने लिटरली सबने, सीनियर ने कहा भागो, हमने अपने लैब कोट उतारे, ऑलराइट, अंदर तो नॉर्मल कपड़े होते हैं, और हम सीधा भागे, हमने देखा उसके बाद क्या हुआ। एंड देन दे केम इन, उसने थोड़ा तोड़े फाड़ी करी, ऑलराइट, ओनली बिकॉज द ऑलमोस्ट डेड पेशेंट विच द सीनियर वाज ट्राइंग टू सेव could not be saved. There's a mob mentality at that time. उस टाइम पे there is no logic, there is no reasoning. बस वो आए, एक दो बंदे हमारे उनके हाथ में आए, उनको चाय पर थप्पड़ मारे इन्होंने, ऑलराइट। हमारे कॉलेज में सिक्योरिटी थी, बट वो 40 बंदे मेरठ के देख कर सिक्योरिटी भी क्या करेगी? तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ नहीं, पुलिस, लॉ, कुछ नहीं। जिस दिन करना शुरू कर देगी, आपको एक बंदे पे एक्शन लेना है, बाकी 99 अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे देयर आर फ्यू स्टेट्स जहां पर जो गवर्नमेंट बस ड्राइवर्स होते हैं, वो एक्सीडेंट भी कर देना तो उनको मार नहीं सकता है, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड कि तुम उनकी सीट पर उतर के जाओ, इट्स सीरियस ऑफेंस। उन्हें जेल, अगर आपने मान लो आपकी गाड़ी को उड़ा दिया किसी एक बस ड्राइवर ने, पुलिस कुछ भी करेगी, कोर्ट कुछ भी करेगा, आप उतर के उसको जाके मार नहीं सकते, भले उड़ा दिया, उसकी गलती हो। वो अपनी मर्जी में लॉ तोड़ के, सिग्नल तोड़ के आपको उड़ाया, रॉन्ग साइड पर उड़ाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं कर सकते कुछ उनके साथ, राइट? दे आर प्रोटेक्टेड। तभी आपने देखा होगा बहुत जगह बोलते हैं कि ये जो बस वाले इनसे दूर रहो, कुछ भी चलाते हैं, क्योंकि उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो स्टेट्स में जो बस ड्राइवर हैं, उनके पास ज्यादा सिक्योरिटी है देन अ डॉक्टर, विच इज ग्रेट कि उनके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, बट डॉक्टर्स के पास भी तो होनी चाहिए। नहीं है उनके पास। गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट कॉलेज में भी कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल में कुछ नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज में तो और आसान है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में बंदा पिस्टल लेके घुसा था, ये लास्ट ईयर की बात है या इस साल की बात है, 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। पिस्टल लेके घुसा, उसने एक रेजिडेंट के ऐसे बंदूक रखी, उसको ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे बंदूक रखी हुई थी, एंड देन ही वेंट इनसाइड, ही शॉट द पेशेंट। शॉट द पेशेंट? ये दिन के 2 बजे काम हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट अस्पताल में, दिल्ली के, और एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में अस्पताल है जीटीबी। और उस दिन भी ये सब होने के बाद थोड़ी देर में सब नॉर्मल था, सब नॉर्मल, नोबडी केयर्ड, नोबडी केयर्ड। कुछ हुआ उसको? जेल कुछ भी में नहीं, बंदे का कुछ भी नहीं हुआ, करके चला गया वो, पुलिस ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। What do you do then? What are doctors supposed to do? Yeah, we protest, we cry a lot, but again कोई सुनवाई नहीं है। Is this the reason doctors अमेरिका चले जाते हैं इंडिया से? Absolutely. अब वर्ड की स्टैट्स देख रहे हैं कि इंडिया से नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो अब्रॉड जा रहे हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं. Like the moment they do their studies and they just wanna go out. Yeah, there's a stark difference in the salary part. अगर मैं बात करूँ, इंडिया में सैलरी शुरू हो रही है 50,000 से 1 लाख, वहाँ सैलरी शुरू हो रही है 1 करोड़ के ऊपर, प्लस द वर्क लाइफ बैलेंस. ऑलराइट, न्यूरो सर्जन्स वहाँ के जो है उनकी स्टार्टिंग सैलरी लगती है 3 से 4 करोड़ रुपये लगती है. ऑलराइट, प्राइस पावर पैरिटी भी लगा लूँ ना तब भी 1.5 करोड़ बनता है, प्लस वीकेंड्स ऑफ. इफ यू हैव डन अ 24 आवर ड्यूटी, नेक्स्ट डे ऑफ. आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है. यू आर नॉट जस्ट लेफ्ट इन द वाइल्ड कि भैया 1 साल तो काम करने करना, उसके बाद देखेंगे तुम्हें सेकंड ईयर में जब तुम सीनियर बन जाओगे तो तुम नीचे हरास करके जो काम करा लो. इट्स अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं आपके, ठीक है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है, आपकी पे अच्छी है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं. हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है. देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द पर्सन टू वर्क इवन अ सेंट मोर. क्यों मैं अपनी जान लगा रहा हूँ, ना मुझे कुछ मिल रहा है, ना मेरी कोई पे बढ़ रही है, ना कोई बेनिफिट मिल रहे हैं, तो मैं क्यों करूं? सिक्योरिटी का डर अलग कोई मार दिया कहीं पे. मतलब आज के दिन पे 75% डॉक्टर्स हैव गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ वायलेंस. बड़ा इजी. यस, every 3 doctors out of 4 doctors. yes, 75% in their whole career have gone through some kind of violence.
It can be a small scale violence, it can be a large scale violence, but they have gone through some sort of violence. आप आज के दिन पर अस्पताल में जाओ, किसी भी बड़े अस्पताल में, उनसे पूछना, नॉट प्राइवेट, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, रोज एक पूरे अस्पताल में किस्सा हो रहा है, क्योंकि इट्स अ बिग प्लेस, राइट? 19 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 19 में से रोज एक जगह किस्सा हो रहा है। हाथ उठाना कितना मुश्किल है आज के दिन पे, आप सोचो ना। और जब दुनिया को पता है कि कुछ होगा ही नहीं, तो वो डर खत्म होता जा रहा है। इसकी वजह से जो स्टैट्स बढ़ते जा रहे हैं, 20% ऑफ डॉक्टर्स टुडे आर सुसाइडल, क्योंकि लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं। 30 से 35% के अभी नंबर आता है कि भाई इतना डॉक्टर हमारे स्ट्रेस्ड हैं, ओवरवर्कड हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे अभी थोड़ा कैंपेन चलाता हूँ मैं, जहाँ पे आई ट्राई टू हेल्प डॉक्टर्स जो होते हैं, रोज की 3 से 4 मैसेजेस हैं कि सर मेरे यहाँ HOD तंग कर रहा है, मेरे यहाँ मेरा सीनियर तंग कर रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंटर डिपार्टमेंट के अंदर ही जो फर्स्ट ईयर जूनियर है हैज टू बाय फूड फॉर द कंप्लीट डिपार्टमेंट। पैसे कहाँ से लाएगा? जो तनख्वाह आ रही है पूरी हम पे खर्चो, पहली तनख्वाह मिल तो रही नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए पीपल वांट टू रश टू US, UK, ऑस्ट्रेलिया, एंड जो भी जाता है दे आर लाइक वेरी हैप्पी। इट्स अ टफ एग्जाम, नो डाउट, इट्स अ टफ जर्नी, बट दे आर हैप्पी। हाउ टफ इज इट? कोई इंडिया में अगर डॉक्टर बनता है, MBBS करता है, उसके बाद फिर कैसे, लाइक एक्सप्लेन मी कि क्या क्या करना पड़ता है अगर किसी को इंडिया से अमेरिका जाना है, UK जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना है? सो बेसिकली सबसे पहले आपको अगर वहां जाना है तो आपको स्टेप 1 क्लियर करना होता है। USMLE करके एग्जाम होता है, तो दैट्स अ लाइसेंसिंग एंड रेजिडेंसी एग्जाम। उसको जब पार करोगे तो US में काम करने का लाइसेंस मिलेगा। नहीं, बट पहले इंडिया में क्या करना होता है? MBBS यस, दैट्स अ मैंडेटरी फॉर एवरीथिंग। PG करने के लिए कुछ भी नहीं। फिर UG कर लिया आपने? हाँ, UG करते ही आप डॉक्टर बन गए, सो नाउ यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस इन इंडिया। हाँ, ऑलराइट। अब आपको अगर US जाकर प्रैक्टिस करना है, देन यू हैव टू गिव एन एग्जाम कॉल्ड USMLE। ठीक है। USMLE इज अ लाइसेंसिंग एग्जाम, इट गिव्स यू अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन US, प्लस अगर आप उसे पार कर लेते हो देन यू कैन डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंसी इन US। उसके 3 स्टेप होते हैं बेसिकली। स्टेप 1 में वो तुम्हारा बेसिक साइंस टेस्ट करते हैं, MCQ एग्जाम। स्टेप 2 होता है जिसमें तुम्हारी क्लिनिकल नॉलेज टेस्ट करते हैं, अगेन एन MCQ एग्जाम। और फिर स्टेप 3 होता है क्लिनिकल स्किल एग्जाम, उसमें तुम्हारा सिमुलेशंस होती हैं और अगेन MCQs होते हैं। फिर आपको एक एग्जाम पार करना होता है विच इज कॉल्ड OET, विच इज एन इंग्लिश टेस्ट एग्जाम। ऑलराइट। और इसके साथ अगर आप ये सब पार कर लेते हो देन आप वहां पे रेजिडेंसी मैच करते हो, ठीक है, NREM के अंडर, जिससे बेसिकली आपके नंबर के हिसाब से आपको एक सीट मिलती है वहां के किसी जॉन हॉपकिंस जैसे कॉलेज के अंदर। तो अगर आप ये कर लेते हो देन आपकी रेजिडेंसी स्टार्ट होती है, विच इज अगेन अ 3 year थिंग। वहां की रेजिडेंसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, यू गेट अ वेरी गुड पे ऑलराइट फ्रॉम द डे 1 इटसेल्फ। स्ट्रक्चर्ड आवर्स होते हैं तुम्हारे, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है, कोई तुमसे ओवरवर्क नहीं करता। ओवरवर्क करते हो तो अलग पैसा मिलता है। कितने रुपए मिलते होंगे एक रेसिडेंसी में? यार वहां पे जो तक अलग अलग, देखो वैसे हमेशा ना अलग ब्रांच का अलग नंबर होता है, बट एवरेज होता है कि आपको शुरुआत में ही 70-80 लाख में मिल रहा होता है साल का रेसिडेंसी में। रेजिडेंसी में फिर ये किया, 3 साल ये करना पड़ता है, देन 3 साल आप ये करते हो, देन जब आप बाहर निकलोगे देन यू कैन वर्क एज अ डॉक्टर देयर, यू कैन हैव योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस और यू कैन वर्क इन अ हॉस्पिटल। एंड वहां पे जो 3 साल बाद फिर पैसे कितने बन सकते हैं? 3 साल बाद इफ यू आर अ पर्सन लाइक न्यूरोसर्जन इट कैन गो। तुमने MBBS किया, डायरेक्टली रेसिडेंसी करी ना 3 साल, तो उसमें तुमने रेजिडेंसी के बाद रेसिडेंसी इज PG पोस्ट ग्रेजुएशन। Okay. यस। तो जब आप बाहर निकलते हो तो यू आर अ साइकियाट्रिस्ट, यू आर अ सर्जन, यू आर अ न्यूरोसर्जन। और उसमें ये 3 साल में खुद के पैसे कितने लगाने पड़ते हैं? खुद के पैसा मान के चलो कि एक बार जब आपका हो जाता है ऑलराइट देन तो आप घुस गए अंदर, बट उससे पहले आपकी जर्नी के $4,000-5,000 लगते हैं, which is okay, which is decent। वो तो इधर भी लगी रहे, दिस एक्सक्लूड्स फ्लाइट्स एंड ट्रैवल एंड एवरीथिंग। वो तो वहाँ के खर्चे से भी निकल जाएगा ना, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट टाइप। तो और पहुंचना कितना डिफिकल्ट है? क्या हर कोई पहुंच सकता है? नहीं, इट्स अ टफ एग्जामिनेशन। नीट PG is tough or this is tough? दिस इज टफ। This is tougher? नीट PGs अब जाके थोड़ा क्लिनिकल हो रहा है, बट नीट PG यूज्ड लाइक 2 years 3 years बैक इट वाज अ one-liner एग्जाम। Wow. इट वाज मोर ऑफ की माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडर who discovered microbiology was the father of microbiology, these type of irrelevant questions were asked। Wow. लेकिन जब आप USMLE की बात करते हो ना, they test you like a doctor, they give you a scenario कि मान लो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये केस की कॉम्प्लिकेशन से बताओ क्या करोगे? कॉम्प्लिकेशन भी नहीं, फर्स्ट दे विल गिव यू अ सिनेरियो कि बंदा आ रहा है, बंदा हाफ रहा है, बंदे की स्वेटिंग हो रही है, बंदे की आंखें येलो हो रखी हैं, ऑलराइट, बंदे का BP इतना चल रहा है। अब आपने सब कुछ देख लिया, अब आपको लगता है कि इस पेशेंट को ये है, तो अब आप बताओ दवाई कौन सी दोगे? ऑलराइट। या हो सकता है कि आपको उससे सिनेरियो दिया हो, दिस इज बेसिकली कि एन अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इंडिया में अभी भी सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई होती है,
क्या आपको पता है ये मेडिसिन का क्वेश्चन मतलब मेडिसिन का ही है. अब द सिस्टम इज चेंजिंग, क्लिनिकली कोरिलेट कर रहे हैं हम लोग, बट देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन नीट पीजी एंड यूएसएमएलई. So more people are choosing this, do you think now? इतने नहीं स्टिल. बट अभी इंडियन डॉक्टर्स का स्टैट है कि अमेरिका में 1 out of 5 डॉक्टर्स आर इंडियंस. तो इतने पहुंच गए उधर, तो हम श्योर यहीं से गए होंगे. हाँ हाँ जाहिर है. आप लगा के चलो कि हर साल लाख में से 10,000 बच्चा यूएसएमएलई देता है. 10,000 people. एंड दे वांट टू गो देयर बिकॉज़ ये सारी कंडीशंस इंडिया में खराब है. Yes. और क्या डिफरेंस होता है वहाँ के डॉक्टर्स और इधर के डॉक्टर्स में? यार डॉक्टर में फर्क नहीं है, कंडीशन से फर्क है सिर्फ. नहीं, बट डू यू थिंक एन अमेरिकन डॉक्टर इज सुपीरियर देन एन इंडियन? एब्सोल्युटली नॉट. और इंडियन डॉक्टर इन अमेरिका इज सुपीरियर देन इंडियन डॉक्टर हियर? यस, व्हाई? because the same person is there, वहाँ के infrastructure better है. All right, even if I tell you today, places like Harvard are like 20 years ahead of us. क्यों, क्या है? Infrastructure, the machines that they have. मतलब I have students, my students who have gone to US. So a person basically got into interventional radiology. That's one of the most revered branches. All right, high tech driven. तो मुझे याद है 3 साल पहले उसने मुझे बताया था कि सर जहाँ पे जो machines है ना, यहाँ पे जो thinking है वो 10 साल आगे है इंडिया से. बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम सम प्लेसेस. ऑलराइट, बट वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन है हर जगह पे. एंड कुछ लोग हैं इंडिया में क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते, इसकी वजह से दे गो टू रशिया टू स्टडी, राइट? यस. तो रशिया का क्या ऑल ओवर सडन डॉक्टर वहाँ क्यों जा रहे हैं बनने के लिए लोग? ये कहाँ से बूम आया? सो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, इन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कहते हैं. सो ऑल दीज पीपल, रशिया लोग जा रहे हैं 1990 से. इतना पुराना सिस्टम चल रहा है. सो जब प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे थे, दे यूज्ड टू चार्ज लाइक 10-15 लाख रुपीज नहीं है, तो उसी तरीके से रशिया चार्ज करता था 1-1.5 लाख रुपए. ओके. ह्यूज डिफरेंस इन मनी. रशिया में डॉक्टर बनना आसान है? बनना आसान है, पैसा कम है. पैसे कम से कि लेवल ऑफ एजुकेशन? यार लेवल ऑफ एजुकेशन रशिया में कई कॉलेजेस में अच्छी है, बट कई कॉलेजेस में अच्छी नहीं भी है. ओके. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर. ओके, पेशेंट रशियन बोल रहा है, टीचर रशियन बोल रही है. ऑलराइट, तो आपको विद इन 6-8 महीने इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आ रहा है. तो ये सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे ना, रशियन में थोड़ी पढ़ रहे नहीं, वो जो नॉर्मल टीचर होते हैं उनकी जो इंग्लिश भी होती है वो थोड़ी रशियनाइज वर्जन में होती है. ठीक है, और ये तो अब है. मैं अगर आपको बात से 5-7 साल पहले की बात बताऊँ तो वो रशियन में ही पढ़ा रहे थे. चाइना चाइनीज में पढ़ा रहा है, फिलीपींस से पढ़ा रहा है. ऑल राइट, नाउ द पीपल जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स है, कंसल्टेंट्स है, बिकॉज इंडिया इज गिविंग देम सो मच बिजनेस, दे आर इन्वेस्टिंग इन लर्निंग इंग्लिश सो दैट वी कैन लर्न इन इंग्लिश. एंड ये बूम आया पिछले 5-7 साल के अंदर. बट उससे पहले every nation was teaching in the native language. बट क्या है बूम, क्यों एकदम से? कहाँ पे सबसे ज्यादा जा रहे हैं इंडिया से लोग? रशिया, फिलीपींस जाते हैं, चाइना, जॉर्जिया जाते हैं. चाइना बंद हो गया पोस्ट कोविड, बट पहले चाइना भी अच्छे जाते थे. जॉर्जिया लोग ज्यादा जाते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज आती हैं. छोटी कंट्रीज. व्हाई? बिकॉज दे हैव, एक तो उनके फीस कम होती है, सस्ता. दिस इज द बिगेस्ट रीजन. सेकेंड, अगर ये सारी कंट्रीज में बात करूं तो सब 3-4 घंटे इंडिया से. जॉर्जिया 4 घंटे की फ्लाइट, 5 घंटे की फ्लाइट. उज्बेकिस्तान 3-3.5 घंटे की फ्लाइट. रशिया थोड़ा दूर है, बट रशिया का क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टाइम पहले से बना हुआ है. एंड बिकॉज रिलेशनशिप अच्छा है, द पॉलिटिकल रिलेशनशिप, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है. ठीक है, कभी भी कोई इंस्टेबिलिटी के अंदर रशिया में दिक्कत नहीं आती, तो ये फायदा है बहुत ज्यादा. सेकेंड चीज है कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपके पास या तो इंडियन प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन है या बाहर का ऑप्शन है. बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं है. So people tend to choose FMG when they are not able to afford Indian private medical colleges. तो सिर्फ कॉस्ट की वजह से उधर जाते हैं? सिर्फ कॉस्ट की वजह से उधर जाते हैं. कि वहाँ पे इजी भी होता है इसलिए? इजी नहीं है, पढ़ाई करके बनना डॉक्टर पड़ेगा. हाँ, किताबें पूरे दुनिया में सेम है. ऐसा नहीं है कि मेरी और अमेरिकन किताबें अलग होंगी. मेडिसिन की गॉडफादर बुक मानी जाती है हैरिसन, तो पूरे दुनिया का हर डॉक्टर हैरिसन ही पढ़ रहा है. पूरा दुनिया का हर डॉक्टर हैरिसन पढ़ रहा है, और जो उसमें लिखा है वो सच है. That's the basically the Bible of the whole medical world. Yes. तो चाहे आप FMG हो, चाहे आप USMLE हो, चाहे आप इंडियन IMG हो, पढ़ना आपको यही है. फर्क क्या है? फर्क ये है कि उसको कैसे पढ़ाया जा रहा है आपको, आपका पेशेंट इनफ्लो कितना है, कि कितने आप पेशेंट देख सकते हो, और उसके बाद आपकी लर्निंग कैपेसिटी. रशिया वगैरह में प्रॉब्लम ये आती है इन बच्चों को, ऑफकोर्स सी बात है, जब आप बाहर जाते हो इट्स अ ह्यूज कल्चरल शॉक टू यू. आपको सारा काम खुद करना है, जो खाना नहीं मिलेगा आपको ढंग से. अब काफी अच्छी चीजें डेवलप हो गई हैं, बट एक टाइम था जब खाना भी नहीं मिलता था. यू हैव टू जस्ट गो एंड एडजस्ट टू अ फॉरेन वेदर. और क्या एज होती है जो बच्चे बाहर जाते हैं? 17-18 साल. यू हैव टू गो, बजट एवरीथिंग, लिव इन अ फॉरेन लैंड, हार्श वेदर.
एक्सट्रीम हार्श वेदर, एक्सट्रीम हार्श वेदर, तो जर्नी टफ रहती है। फिर वापस आओ, पहले एफएमजी का एग्जाम दो। क्या होता है? जब इंडिया वापस आते हो तो जैसे यूएसएमएल का एग्जाम था, लाइसेंसिंग एग्जाम, उसी तरीके से इंडिया अपना लाइसेंसिंग एग्जाम करती है, विच इज कॉल्ड एफएमजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एंट्रेंस। ऑलराइट, तो आपको ये एग्जाम पार करना है तो आप इंडिया में लाइसेंस ले सकते हो प्रैक्टिस करने का। तो जो बच्चे रशिया से पढ़ के आते हैं या चाइना से पढ़ के आते हैं या फिलीपीन से पढ़ के आते हैं, उनको क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है इंडिया में? तो पहले तो एफएमजी का एग्जाम दो, जिसका पास रेट है मात्र 20 से 25%। क्यों? 75% बच्चे फेल हो जाते हैं। 75% बच्चे फेल हो जाते हैं। वाई? पढ़ के तो सेम चीज़ है। एग्जाम इस तरीके से बना रखा है कि दैट उसका सक्सेस रेट इतने सालों में 20-25% से ऊपर जा ही नहीं रहा है। क्यों बना रखा है ऐसा? क्या करते हैं यार? बहुत जगह क्या दिक्कत है, बहुत जगह ये दिक्कत है कि जो कॉलेजेस खुले हुए हैं हमारी एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज कॉलेजेस हैं, बट जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं है। कहने को कॉलेज है, अंदर बस जाओगे तो 2 डब्बे बना रखे हैं जिसमें पूरा मेडिकल कॉलेज घोषित कर रखा है। हमारे देश की अथॉरिटी ने उसे रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो ये जो 20-25% बच्चे हैं ना, ये वो है जो एक अच्छे कॉलेज में गए बाहर के, अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए, डब्बों में निकाल लिए। 75% डब्बों में। उस 75 में भाई कुछ ऐसे बच्चे भी जो पढ़ नहीं रहे, ठीक है, उनका काउंट हर साल बढ़ता जा रहा है बिकॉज वो ड्रॉप कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम वही है कि एक कॉमन मैन ये देख के कि एनएमसी ने इसको क्रेडिट कर रखा है, एनबी ने बता रखा है कि कॉलेज ठीक है, उसके बाद वो जाके एडमिशन लेता, बातें पता चलता है कि डब्बा कॉलेज है। इधर से अथॉरिटीज ने बिल्कुल उसको स्टैंप लगा रखा है कि बढ़िया। कैसे पता चले कौन सा डब्बा कॉलेज है, कौन सा अच्छा कॉलेज? अब हम क्या मानते हैं कि वहां के कुछ जो एडमिटेड बच्चे हैं उनसे पहले बात करो, फिर ही भेजो बच्चों को। विदाउट अ वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस प्लीज डू नॉट सेंड योर किड्स एनीवेयर, अदरवाइज आप फंस जाओगे। मतलब एक स्कैम बताता हूँ, स्कैम क्या चल रहा है। स्कैम ये चल रहा है कि दैट रशिया में कॉलेज है, मान लो 300 बच्चों की जगह है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं जो बच्चों के एडमिशन कराते हैं, उसने 500 बच्चे उठा लिए, ये सोच के कि भाई अगले 6 महीने बाद 500 की लाइसेंस मिल जाएगा। बच्चे आ गए, फीस दे दी, सब हो गया, 6 महीने बाद लाइसेंस नहीं मिला। अब कॉलेज इन बच्चों को फोर्स करता है कि भैया वॉलंटरी रेजिग्नेशन दो और वॉलंटरी रेस्ट्रिकेट कराओ अपने आप को। क्यों? क्योंकि वहां जगह ही नहीं है। फिर वो 200 बच्चे कहाँ जाते हैं? वापस आ रहे हैं, हल्ला मचाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बट कोई सुनवाई नहीं है। कॉज क्यों? क्योंकि इनकी भी गलती क्या है, गलती क्या कहेंगे यार, नहीं पता होता बहुत बार। भाई वो 500 बच्चे उठा के ले गया कॉन्ट्रैक्टर भरोसे पे ले गया। अब जब 200 का लाइसेंस नहीं मिला तो उसने कहा जी पैक करो, वापस निकलो। तो एक ही तरीका से बचने का कि आपको कॉलेज में बात करनी बहुत जरूरी है। उनका ये देखो कि यार उनका एफएमजी पास रेट कितना है, कितने बच्चे वहां से असल पास करते हैं। अगर पास रेट अच्छा है मतलब पढ़ाई अच्छी हो रही है, ठीक है ना। अगर तुम नहीं पढ़ रहे तो उसका कुछ नहीं हो सकता, फेयर, बट पढ़ाई अच्छी हो रही है। और उस कॉलेज की एलिजिबल सीट्स कितनी है। अगर वो 150 का कॉलेज है तो 150 बच्चों के अंदर होना तुम्हारा बहुत जरूरी है, अदरवाइज योर डिग्री विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल बी सेंट बैक इमीडिएटली। अब जो वर्स्ट होता है इन बच्चों के साथ वो पता है क्या है, जब वो वापस आते हैं ना, ये 1-1.5 साल काम करते हैं इंटर्नशिप में, 90% पे जगह पे इनकी स्टाइपेंड पता कितनी है? गैस करो, 0। क्यों? दे आर आस्क्ड टू बी अनपेड लेबर्स। व्हाई? बस क्योंकि एफएमजी है। आज से 1 साल पहले एनएमसी ने रूल निकाला कि एफएमजी के लिए क्या जरूरी है कि जब एफएमजी वापस आएंगे ना तो उन्हें 3 साल काम करना है बिफोर दे विल गेट द लाइसेंस टू बेसिकली, यस। और वो 3 साल दे विल नॉट बी पेड एनीथिंग। प्लम्बर भी पैसा लेता जब भाई टॉयलेट ठीक करने आता है, और यहाँ हमारी सरकार एक 5.5 साल के कोर्स के बाद जिसमें वो एमबीबीएस बन के वापस आया है, उनसे ये उम्मीद कर रही है कि आप 3 साल फ्री में काम करोगे, और ये ऑफिशियल नोटिस में निकाल रही है कि आप फ्री में काम करोगे। क्यों? पता नहीं, बैठे बैठे कुछ नया खबर आ जाती है कि आज काम करते दुग्गल साहब का मूड ऐसा है तो आज ये फ्री में काम करेंगे। कोई रीजन तो होगा, कोई लॉजिक तो होगा। कोई लॉजिक नहीं है। इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार टुक बैक द डिसीजन। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी यहां पहुंच गई है कि आज आपने एक रूल निकाला, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और आपने वापस ले लिया। इतनी थॉट प्रोसेस लगाया था आपने, और आप किसी से कैसे उम्मीद कर सकते हो 3 साल फ्री में काम करने की? एक ऑफिशियल मुझे जवाब देता है कि इन बच्चों ने तो पैसे खर्चे, इनको क्या दिक्कत है, इन्हें पैसे क्यों चाहिए? भाई आज मेरे पापा के पास पैसे हैं, उन्होंने मेरे पैसे लगाए, उन्होंने मुझे डिग्री करा दी। भाई डिग्री के बाद तो मैं स्किल्ड लेबर हो गया,
मिनिमम वेज तो मेरी वैसे ही बनती है। हाँ। उसके बाद मेरे पापा के पास पैसे हैं कि नहीं है, तू मुझे पैसा क्यों नहीं देगा मेरे काम के? मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, तू मुझे इसका पैसा देगा, सिंपल सी बात है। तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि बिकॉज मेरे पापा के पास पैसे हैं तो मैं तुझे काम के पैसे नहीं दूंगा? कोई सेंस है इस बात में? ये हो रहा है हमारे डॉक्टरों के साथ। आज अब देश को जरूरत है, हर साल 25-30 डॉक्टर बाहर से आते हैं, हम उनको इज्जत नहीं देते, उनकी गंदी मारते हैं, गंदी बेइज्जती करते हैं उनकी। उन्हें कहते तुम फ्री में काम करो, और फिर उन्हें कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, जब ये हो जाए ना तो 6 महीने बाद कोई और नोटिस निकाल देते हैं कि ऐसा है, अब से तुम्हें 2 बार एग्जाम देना है। क्यों क्यों किसी को नहीं पता, और फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो वापस ले लेते हैं नोटिस। दिस इज द प्रॉब्लम दैट व्हाई डॉक्टर्स आर फीलिंग शिटी इन इंडिया। मैं आपको आज लिखित बता रहा हूं, डॉक्टर से ज्यादा ऐसी कोई कॉम नहीं है जिसके साथ हमारा देश बहुत गलत कर रहा है। डॉक्टर्स आर द वर्स्ट ट्रीटेड कम्युनिटी इन द होल कंट्री। ये सब होने के बाद we still expect them to, and when these people are needed, the government calls them frontline warriors, and when these people काम हो गया, अब वापस पीछे चले जाओ, वापस जाके पिटो किसी से, पैसे मत लो। अगर कोई आज डॉक्टर पैसे मांग लेता तो आज भी लोग ऐसे हैं जो उन्हें गिल्ट दे रहे होते हैं। आपने सोचता है ट्वीट देखा हो जहां पे एक बंदे ने डाला हुआ था कि मैं एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने 5 मिनट के लिए मुझसे 1000 रुपये ले लिया। वही बात है ना, उसने प्राउडली डाला, उसको था कि मुझे डॉक्टर को गिल्ट करना है। क्यों यार, उसने आदमी ने ENT डॉक्टर था वो, उस आदमी ने लगभग 11.5-12 साल पढ़ाई करी। अगर 12 साल के बाद वो अपने टाइम के 1000 रुपये मांग रहा है एक अच्छी लोकेशन में बैठ कर, जिसका वो रेंट दे रहा है, ये सब कुछ दे रहा है, आपको नहीं देना था, वो आपका हक बनता था। आप पेशेंट हो, आप कंज्यूमर हो। ट्विटर पे डालकर, एक्स पे डालकर उसका मजाक बनाने का क्या हक बन रहा है आपका? आप किस बात को गिल्ट दे रहे हो? तो हम सबको बहुत गिल्ट दिया जाता है, कुछ कर दो, कुछ पैसे मांग लो तो कहा जाता है, कोई गलती से डॉक्टर गाड़ी खरीद ले तो कहा जाता है देखो कमीशन खा खा के गाड़ी खरीद लेता है। गिल्ट इज एवरीवेयर अराउंड अस। और जब आप जर्नी सुनते हो आपको दिमाग खराब होता है ना कि भाई 12 साल की पढ़ाई के बाद तुम्हें 50,000 मिल रहा है, तो कब कमाए डॉक्टर? कब जिंदगी से वो सुकून की जिंदगी जिए डॉक्टर? और ये देश दबा ही जाए, सिर्फ दबाता जा रहा है। अभी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट के सीनियर्स ने एक लिस्ट निकाल ली है फॉर द जूनियर्स टू फॉलो। उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि आप सीनियर की आंखों में देख सकते हैं। अगर सीनियर आ रहा है तो विश आपको करना है, आपको सारे सीनियर्स का नाम पता होना चाहिए, आपको सारे सीनियर्स कहाँ से हैं वो पता होने चाहिए। ऑलराइट, अगर सीनियर आपको मैसेज करेगा तो आपका काम है कि हर मैसेज में सर या मैम लिखा होना चाहिए। ये पब्लिकली लिस्ट निकाल दी, ये मतलब कहीं से लिस्ट आई थी मेरे पास। ऑलराइट, बट आई कैन इमेजिन कि वो हो रहा होगा वहां पे। क्यों ऐसा कर रही है? दबाव। बट ये पेशेंट के लिए डेंजरस नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर जो गवर्नमेंट कॉलेज में है या हॉस्पिटल में है या अपनी रेसिडेंसी में, ठीक है, 18, 19, 20 घंटे वो काम करा रहे हो उससे। आप बोल रहे हो 24 आवर 48 आवर की शिफ्ट्स होती है, वो बिना सोए बिना ढंग से खाना खाए किसी भी हालत में काम कर रहा है, तो अपने प्रॉपर सेंसेस में नहीं है। 4 लोग ही गालियाँ अलग खा रहे हैं, फिर पब्लिक का डर अलग, प्रेशर की ये कहीं से मैं पिट जाऊंगा, सिक्योरिटी कोई है नहीं, रहने सोने खाने पीने की कोई जगह नहीं क्योंकि पैसे ढंग से मिलते नहीं तो लगे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मेंटली स्ट्रेस में, तो पेशेंट पे भी जो काम कर रहा है डॉक्टर वो एकदम टॉप नॉच थोड़ी होगा। नहीं है। आपने भी एक वीडियो देखी थी एक मेरठ की वीडियो आई थी LLRM कॉलेज की, जहां पे एक वीडियो बनी जिसमें रेजिडेंट सो गया। उसके अंदर थोड़ा पेशेंट के साथ मिसहैप हो गया था। सबने उस रेजिडेंट को गाली दी, सबने, जितने भी लोग थे जनरल पब्लिक, उनको लगता ऑफ कोर्स की बात है, डॉक्टर देखो सो गया। उस डॉक्टर की 48 घंटे वाली ड्यूटी खत्म हुई थी। ही वॉज देयर फॉर 48 आवर्स एंड ही जस्ट गॉट टायर्ड एंड ही स्लेप्ट। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखो ना, उस वीडियो के अंदर जो बंदी वीडियो बना रही है वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ड्रामा कर रही है, उसको ऐसे ऐसे करने का। उसको उठा नहीं रहे कि पेशेंट को मर रहा है बचा ले इसको, यूं करके उसको उठा रही है। दोनों जगह से सोचो कितना प्रेशर है। पहले तो आपकी अंदर की खुद की थकान है, और पब्लिक इज जस्ट टू बेसिकली ब्लेम यू फॉर समथिंग। पब्लिक वीडियो बना रही है, नॉट इवन ट्राइंग टू सेव द पेशेंट। अगर उसको तो सो रहा तो उसको ढंग से रात ही उठ जाता, एक लात दे दी, बिल्कुल नहीं उठाया। अब वो अब जाके वीडियो जाके चेक करना, उस सिर्फ उसको यूं कर रही है कि डॉक्टर साहब ये है। इट्स हाई टाइम वी गेट फिक्स्ड वर्किंग आवर्स फॉर अ रेजिडेंट्स। बिकॉज अगर वो नहीं होगा ना तो उनका मेंटल स्ट्रेस और मेंटल टॉर्चर सिर्फ बढ़ेगा ही।
आप 48 घंटे 72 घंटे की ड्यूटी के बाद मेंटली सेन नहीं हो सकते। हाँ बट ये पीछे से चला आ रहा है। अगर वो 48 घंटे भी काम कर रहा है ना, पहली बात तो उसको कोई भी आके अप्रिशिएट नहीं करेगा, देयर इज नो अप्रिसिएशन फ्रॉम द सीनियर, पब्लिक तो वैसे बिल्कुल नहीं करेगी। और अगले दिन उसको सेम माइंडसेट में वापस काम पे आना है कि ये मेरा तरीका है, मुझे इसी तरीके से काम करना है। वी ट्रीट देम लाइक हेल यार। तो उसके बाद इट इज टफ। आप कुछ भी कर लो, हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में आपको जज किया जाता है कि आपके कितने विनर्स हैं और कितने लूजर्स हैं। ये प्रोफेशन है जहाँ पे सिर्फ लूजर्स पे टच है। आई एम श्योर मेजॉरिटी डॉक्टर्स, इनफैक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल डॉक्टर्स, जितने पेशेंट को ठीक करते होंगे, खराब करने वाले नंबरों से कम ही होंगे। कि जितनों को उन्होंने खराब किया होगा या इमरजेंसी में नहीं बचा पाए या कुछ हुआ होगा, वो बहुत मिनिमम नंबर होगा। वर्सेस जितनों को हेल्प करी होगी बहुत बड़ा नंबर होगा। बट उनको मारा मारी गालियाँ सब पड़ती सिर्फ उन सिंगल डिजिट परसेंटेज पे ही है। नो अप्रिसिएशन फॉर कि 95% तुमने लोगों को बचाया, कोई मतलब नहीं। उसके लिए तो पैसा ले रहे हैं ना, सीधा कंज्यूमर माइंडसेट आता है यहाँ पे। और 5% मारो, पैसा लिया है, इलाज क्यों नहीं हुआ? पीपल लुकिंग फॉर गारंटीड स्कीम्स नाउ कि भाई मैंने ओपीडी के पैसे दे दिए, इसको ठीक कर ही कर। एंड जहाँ पे जिस देश में, और आप कभी कितनी बार आप लोगों से सुना होगा यार आज डॉक्टर ने इतने टेस्ट करा दिए कुछ भी नहीं निकला। लोग इस बात को लेके परेशान है कि कुछ भी नहीं निकला। अब मैं इसमें क्या जवाब दूं यार कि भाई तू जिंदा है, तू ठीक है, इस बात पे क्या है? और लोग क्या कहते हैं कि मैं तो सिर्फ ना छाती पे ऐसे लेके गया था, मुझे लगा था मस्कुलर पेन है, डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट करा लो। हर बात पे क्या घुसा देंगे, डॉक्टर तो कमीशन खा रहा है। अरे यार प्रोटोकॉल है, हर एक साइन सिम्टम के साथ एक सीरीज ऑफ टेस्ट बोला जाता है। ऑलराइट, यही यूएस करता है, जिसको मच्छर डॉक्टर कहते हैं ना, यही यूएस करता है। बस वहां क्या फायदा है, एवरी टेस्ट इज कंसिडर्ड अंडर इंश्योरेंस, सो नोबडी हैज टू पे एनीथिंग। इंडिया में क्या दिक्कत है, इफ यू ट्राई टू फॉलो द प्रोटोकॉल, और मैं आपको बता रहा हूँ 99% डॉक्टर्स डू नॉट फॉलो प्रोटोकॉल। उन्हें पता है ये पेशेंट को 4 टेस्ट बोलूंगा ये पहले रो जाएगा, उसको कम देते हैं एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए कि इसको ये चीज लग रही है तो यही तू 2 करा ले, 2 में पता चल जाएगा मुझे। चार्ट में तो 4 लिखे हैं, बट जिस दिन 4 बोल दिए ना, हर पेशेंट यही कहता हुआ निकलेगा कि यार ये डॉक्टर कमीशन खाता है इसलिए मुझे 4 दे रहा है। आपने ये भी सुना होगा ना, डॉक्टर्स को अपना रेवेन्यू पूरा करना होता है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, किसी डॉक्टर को कभी ये नहीं कहा जाता कि तुझे अननेसेसरी टेस्ट लिखने हैं। बट कुछ हॉस्पिटल्स तो करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो लोग ये जरूर बोलते हैं कि हम आपको रेवेन्यू शेयर देंगे, ऑलराइट, ताकि उन्हें ये हो कि हम ग्रो करें, डॉक्टर ग्रो करे। ये बहुत सारे कॉर्पोरेट अस्पताल में होता है, बट किसी को भी टारगेट नहीं दिया जाता। एक सॉफ्ट टारगेट कहीं ना कहीं तो होता है। देयर आर पीपल, देयर आर हॉस्पिटल्स, यार हमें पेशेंट करने हैं, बट उनको कभी भी ये नहीं कहा जाता कि इनको इतने टेस्ट बोलो। टेस्ट इज एज पर द प्रोटोकॉल। आपको किडनी में दिक्कत है, मैं आपको लंग का टेस्ट नहीं बोल रहा, मैं आपको किडनी के टेस्ट बोल रहा हूँ। ऑलराइट, कल का लंग टेस्ट हुआ तो आप मुझे काउंटर स्यू भी कर सकते हो कि इसने मेरे साथ मिसमैनेजमेंट करी है। बट किडनी के 4 टेस्ट, लिवर के LFT करवाना जरूरी है। अगर आपको जनरल बॉडी टेस्ट कराना है तो आप LFT KFT तो कराओगे ना। बट अगर आप सोचो कि यार मुझे यहाँ दर्द था बट मैं LFT भी नहीं करवाता, मैं KFT भी नहीं कराता, मैं कुछ भी नहीं, अब डॉक्टर बता दे कि मुझे ठीक कैसे होना है, कैसे पॉसिबल है? प्रोटोकॉल डिक्टेट करता है कि इतने टेस्ट कराने जरूरी है। बट आर यू टेलिंग मी कि कोई करप्ट डॉक्टर्स नहीं होते? करप्ट डॉक्टर्स हर जगह होते हैं। देखो करप्शन हर जगह है, कहाँ नहीं है। बट मैं उस 2% डॉक्टर्स के लिए बाकी 98 को खराब नहीं बोलूंगा। फेयर, बट दैट वी ऑल नो देयर आर मेजॉरिटी डॉक्टर्स आर वे 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 गुड, भगवान होते हैं वो। कुछ होते हैं खराब, कुछ होते हैं खराब, कुछ होते हैं कुछ जो खराब होते हैं। एक डॉक्टर जो करप्ट है वो कहाँ से पैसे कमा सकता है? व्हाट आर द वेज फॉर हिम टू बी करप्ट एक्सट्रीमली? या सबसे पहले अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी मेडिसिन्स, ऑलराइट, अननेसेसरी विजिट्स टू द प्लेस। 3-4 जगह ही होती है जहाँ पैसा कमा सकते हो। आपने आपकी सर्जरी जो जरूरत नहीं है आपको फोर्स करके करवा दी, कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवा दिया, ऑलराइट। बट जितने भी लोग सक्सेसफुल डॉक्टर्स है ना, जिसके पास इतना बड़ा काम है, वो कभी करप्शन से नहीं बने। पेशेंट बहुत जल्दी समझ जाता है कि यहाँ भरोसा ही नहीं बन रहा। इज इट ट्रू? ये जो ऑर्गन वाला क्या है? कैन यू टेल मी, एक्सप्लेन? सो बेसिकली दे होमलेस लोगों को पकड़ते हैं, ठीक है, उनको कुछ भी दवा का नशा देकर उन्हें पकड़ लेते हैं, चुपचाप जाके सर्जरी करते हैं उनकी। क्या बहुत जगह पे क्या होता है, उनको टेस्ट के लिए लेटाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आपका छोटी सर्जरी करनी है, और इतने में किडनी निकाल लेते हैं। ये बहुत रैम्पेंट है वहां पे, ठीक है। नेपाल साइड बेल्ट, नेपाल साइड, ये वेस्ट बंगाल के जो बांग्लादेशी लोग हैं उनके साथ हो रहा होता है। बिकॉज वहाँ होमलेसनेस इतनी ज्यादा है, गरीबी इतनी ज्यादा है, दैट पीपल आर रेडी टू डू एनीथिंग जस्ट टू अर्न फॉर लिटिल बिट मनी। ऑलराइट, इट्स अनएथिकल, इट्स रॉन्ग, मतलब किसी की जान के साथ खेल रहे हो। बट वही चीज है,
और नेक्सस में क्या डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, एवरीबॉडी सब मिले हैं। और डॉक्टर से ज्यादा ना क्वैक्स करते हैं ये। अच्छा, कोई पढ़ा लिखा इज्जतदार डॉक्टर नहीं करता ज्यादा, ये जो कोई भी इज्जतदार डॉक्टर कभी ये काम नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, प्राइमरी चीज उसकी इज्जत है। ट्रू। अगर उसकी इज्जत पे सवाल आ जाए ना, जैसे मैं भी डॉक्टर होगा, मेरी इज्जत पे सवाल आ जाए ना, तो मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए यार। दैट्स अ कोड, या दैट्स अ सिंपल कोड। ये सारे काम क्वाक्स करते हैं जिनको बेसिक प्रोसीजर समझ में आ जाता है, एंड देन दे कॉपी पेस्ट इट एवरी टाइम। उसमें मोर्टालिटी रेट इज सो हाई, 50% मोर्टालिटी रेट होता है उनके अंदर, बट उसमें यही होता है ना, लाश की कोई वैल्यू है उनके लिए, तो इट्स बेसिकली अ सब्जेक्ट, राइट। निकल गई तो ठीक है, नहीं निकली मारो फेंको। होमलेस लोग हैं, गरीब लोग हैं, ना उनके बारे में कोई पूछने आ रहा है, ना कभी कोई पुलिस करेगी कुछ। यानी बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और सब आगे फॉरेन जा रही है कुछ चीज, ये जा रहा है। इज देयर अ ब्लैक मार्केट ऑर्गन खरीदने का? यस, देयर इज अ ह्यूज ब्लैक मार्केट। खरीद सकते हो आप ऑर्गन? खरीद सकते हो, यू नीड टू द राइट पर्सन एट द राइट लोकेशन। पूरे इंडिया में कहीं से भी? पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में? कितने में क्या बिकता है? डू यू हैव एनी आइडिया? या मेरे पास कोई भी ऑफिशियल नंबर नहीं है, बट आई हैव जस्ट हर्ड रूमर्स। किडनी का रेट चल रहा है 15 से 20 लाख रुपए। ऑल राइट, आई माइट बी रॉन्ग हियर आल्सो, बट रूमर सुना है मैंने। ऑल राइट, लिवर का रेट चल रहा है 15-20 लाख रुपए। आईज हो गई 10-10 लाख रुपए की जा रही है। ठीक है, किसी को कोई शेड चाहिए आँख का, शेड भी चाहिए लोगों का। ऑल राइट, उसका रेट बढ़ रहा है। ये चीज चल रही है। कॉस्मेटिक पर्पस से शेड की वजह से लोग आंखें खरीद रहे दूसरों की निकलवा के। यूएस का आपने देखा होगा, यूएस के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बहुत ज्यादा। यू हैव टू फॉर बीइंग एन ऑर्गन डोनर आल्सो एंड ऑर्गन रिसिपिएंट आल्सो। अगर आपके चांसेस ऑफ लेट्स सपोज रिकवरी आर वेरी लेस, दे डोंट गेट यू इनटू द लिस्ट। इफ यू हैव अ प्रीसीडिंग कंडीशन, आप अल्कोहलिक हो, आप स्मोकर हो, कुछ आपको मेजर चीज है, आपको ट्रांसप्लांट नहीं मिलेगा। ट्रांसप्लांट उसको देते हैं जिसको पता है कि वायबल भी रहेगा और लंबे टाइम तक चलेगा भी सही। तो जितने भी लोग इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, देन दे गो थ्रू दिस ब्लैक मार्केट रूट्स। हर बंदे को जान प्यारी होती है, क्योंकि डिमांड है, तो यार दुनिया में सप्लाई कहीं ना कहीं से तो निकल ही आती है। टॉकिंग अबाउट डिमांड, सबसे ज्यादा फ्यूचर में कौन सी स्पेशलिटी की डिमांड लगती है आपको होगी, डॉक्टर्स जो बनना चाहते हैं? मतलब आई बिलीव दैट ऑन्कोलॉजिस्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द, यस। जिस तरह हमारा हवा पानी खराब है, लाइफस्टाइल कंडीशंस, oncology in both as a physician side as well as a surgery side is going to be the top notch branch. Interventional radiology, all right, techniques ऐसी आएंगी, और गैस्ट्रो बेसिकली पेट हो गया, यूरो अपना किडनी के नीचे वाला पार्ट, ये ब्रांचेस आगे जाकर बहुत ऊंचे जाएंगे। और मेरा पर्सनल फेवरेट है साइकेट्री। मुझे लगता है जिस तरीके से स्पेशली अभी टॉप 1 and 2 सिटीज के अंदर जिस तरह स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ता जा रहा है, all right, little kids are coming up with depression. Yeah. My sister-in-law is a psychologist, and she tells me 3rd and 4th standard kids are coming to her in good schools saying we are stressed, we are depressed. किसी के घर में मॉम डैड लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई है, ठीक है, कोई अब अच्छे स्कूल में भेजते हो तो आपको लगता है कि यार पीपल नेक्स्ट टू मी आर कमिंग इन एन ऑडी, आई डोंट हैव एन ऑडी। इस बात पे डिप्रेशन है। सो लुक एट द रीजंस पीपल आर getting mentally stressed. तो जब आप इन सबको देखते हो, I believe psychiatry will have a great role to play in upcoming 10 years. And with the advent of AI, half of the population, I believe, half of the population who does not adapt to AI is going to become unemployed. तो वो कहाँ जाएंगे सारे के सारे? स्ट्रेस और डिप्रेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। Psychiatrist has a great role to play. Do you think AI will replace doctors? कि वैसे ये सब easy हो जाएगा? I believe doctors who do not adapt to AI will be replaced. किनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखो, आज सबसे पहले हम रेडियोलॉजिस्ट की बात करते हैं। रेडियोलॉजी विच इज अ टेक ओरिएंटेड ब्रांच। लोग यही कहते हैं बार बार, मैं पर्सनली कहता हूँ कि हो सकता है रेडियोलॉजी में इतना AI घुस जाए कि रेडियोलॉजी की कमी ना रह जाए, मतलब रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत ही ना रह जाए। बट बार बार ये दिखता है कि ऐसा नहीं होगा। रेडियोलॉजिस्ट हु डू नॉट अडेप्ट टू AI, दे विल बी अ प्रॉब्लम। सिंपली कैसे कि अगर कोई नया AI टूल आया, ऑल राइट, एंड इट कैन diagnose faster, it can expedite the result, और रेडियोलॉजिस्ट नहीं कि मैं यूज नहीं करूंगा इस टूल को and I will go to the conventional way, तो आप आज चल सकते हो, आप आने वाले 3 साल में फेड आउट हो जाओगे। But if you go with the AI itself, even the patient is happy, you get a faster diagnosis and I think a much accurate diagnosis. But end में clinically तो आपको establish करना है।
AI will not take a chance clinically. You have to sign and say कि this is the final diagnosis based upon this thing. So आपकी वैल्यू कम नहीं होगी if you go through the right channel. Are you into watches? Yeah, I love watches. So मेरी first watch की एक अच्छी story है. बताओ. So I had this mentor. He had a unicorn company in Bangalore itself. तो वो मेंटर मुझे बड़े अजीब तरीके से मिले थे. मुझे उनका काम बहुत ज्यादा पसंद था. I won't take the name itself क्योंकि उनकी पहली शर्त थी किसी को बताना नहीं है. अच्छा. हाँ, बट उनका जो बेस्ट चीज थी ना, वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे थे. तो एक इवेंट में टाइम्स 40 under 40 इवेंट में गया हुआ था, तो ही वाज अ पार्ट देयर. तो उनके पीछे गया. ऑलराइट. और मैंने लाइक वो कहते हैं ना, लिफ्ट नीचे जा रहे, उनको पकड़ा मैंने कि सर मुझसे बात तो करो 5 मिनट. तो उनके बॉडीगार्ड धक्का दिया. तो उन्होंने कहा कि तू वही पागल है जो मुझे रोज मेल डालता है. मैं कहा हाँ जी सर. तो कहा चल आ, फिर गाड़ी तक गए. तो उन्होंने कहा कि तुझे मैं महीने का एक मैसेज अलाउ कर रहा हूँ. महीने का नहीं, सॉरी, हफ्ते का एक मैसेज अलाउ करूंगा, बट उस मैसेज का आंसर सिर्फ यस एंड नो हो सकता है. नाइस. मैंने कहा भाई ये क्या चीज है. फर्स्ट मंथ डिड नॉट पुट अ सिंगल मैसेज. सेकंड मंथ ना ही गेव मी अ कॉल. कह रहा तूने इतना दिमाग खराब किया, मेरा तेरे से मैसेज नहीं किया जा रहा. मैंने कहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ आपको मैसेज. कह रहा द रीजन आई हैव आस्क्ड यू बिकॉज आई वांट यू टू डीसेग्रीगेट द पिरामिड. मैं नहीं चाहता कि तू बेस पे मुझे मैसेज कर दे कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा. मैं चाहता हूँ पहले तू 9 बार क्वेश्चन को टोके और एंड में आके मुझसे पूछे कि मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. नाइस. एंड दैट लॉजिक वाज लाइक फूल प्रूफ लॉजिक था वो. एंड इट कंप्लीटली मेड मी क्रेजी कि भाई क्या आदमी आ रही है. बहुत ही सही है. मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है. ऑलराइट. एंड देन उन्होंने कहा कि जब तेरी कंपनी 100 करोड़ सीजन पार करेगी ना, उस दिन आई विल गिफ्ट यू योर वॉच. ठीक है. उसने मुझसे पूछा पहले कि आपको क्या पसंद है. मैंने कहा आई लव वॉचेस. तो कह रहा गिफ्ट योर रोलेक्स. रोलेक्स नहीं बोला कि गिफ्ट योर वॉच. जिस दिन 100 करोड़ होगी, मैंने जिस दिन 100 करोड़ हुए मैंने मैसेज किया कि सर 100 करोड़ डन. एंड देन ही गिफ्टेड मी अ डायमंड रोलेक्स. ओह स्वीट. जो मुझे शायद कभी भी उम्मीद नहीं थी. आई थॉट कि चलो मैक्सिमम लाख रुपए की दे देंगे, बट ही गिफ्टेड मी दैट डायमंड रोलेक्स, जो मेरी आज भी कलेक्शन की सबसे पहली घड़ी वही होती है कि ब्रो इससे ऊपर कुछ नहीं मेरी लाइफ में ना. नहीं, बिकॉज़ इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना. बहुत ज्यादा. अमेजिंग. तो दैट वाज योर फर्स्ट वॉच. दैट वाज माय फर्स्ट वॉच. क्या करते हो आप ऐसे 100 करोड़ की कंपनी? So basically, I was leading a company called Dr. Bhatia Medical Coaching Institute. All right, we were the pioneers into NEET PG coaching. NEET PG is basically जब बच्चे MBBS में आ जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन एग्जाम से, स्पेशलाइजेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी कोचिंग देते थे हम. So my father was the one who started this industry back in 1996. देश का पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट था इस सेक्टर के अंदर. He was a great man. He is a great man. तो मैं 2011 में आई जॉइंड MBBS, अपनी डॉक्टरी की जिंदगी शुरू करी. अब कंपनी बहुत बड़ी चल रही थी. कंपनी जो होता है ना फैमिली कंपनी, एकदम से ग्रो करती जाती है. तो 2012-13 के अंदर थोड़ा सा हमारा डाउनफॉल शुरू होता है. कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, फिर फट जाती है एकदम से अंदर से. 2014 के अंदर आई जॉइंड द बिजनेस. तब मैं शायद थर्ड ईयर में था अपने. पापा की थोड़ी हेल्प करानी शुरू करी. अब जब कंपनी फटती है ना स्पेशल एजुकेशन के अंदर, तो सिर्फ 1 साल खराब नहीं होता, आने वाले 3 साल और खराब होते हैं. क्यों? जब आप कभी अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजते हो तो सबसे पहले मैं सीनियर से पूछता है कि मैं कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूं. तो जब सीनियर खराब होता है ना, तो अपने 4 जूनियर खराब करता है मिनिमम. उससे पहले कंपनी वापस नहीं उठ के आ सकती. तो जब कंपनी नीचे जानी शुरू हुई तो जाती जा रही थी. 17, 18, 19 में मान के चलो कि हमारे शायद लाइफ के वर्स्ट ईयर्स होंगे. जितना पिताजी ने कमाया था सब बिक गया. कंपनी 10-10 करोड़ के लॉस में. नेगेटिव व्यूज शायद जिंदगी के ऐसे थे कि सुबह उठो तो 1000 गाली होती थी सिर्फ. क्या हुआ? गलत क्या हो रहा? 2012 में वी वर वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द नीट पीजी सेक्टर. सब बढ़िया चल रहा था. 2012 में जब कंपनी टॉप पे पहुंच गई ना, तो वो जो चीजें मैनेजमेंट की थी शायद वो मैनेज नहीं हो पाई एक फैमिली बेस्ड कंपनी से. उस टाइम पे जो एक फ्लिप मारना होता है ना टुवर्ड्स अ लिटिल बिट प्रोफेशनलिज्म, वो नहीं मारा. क्या रेवेन्यू करते हो उस टाइम पे? हमारा रेवेन्यू होगा लगभग 100 करोड़. ऑलराइट, लगभग 100 करोड़ पे होगा. प्रॉफिटेबल कंपनी, गुड प्रॉफिट, अच्छा कमाया. टॉप इन नॉर्थ, टॉप इन इंडिया. अच्छा. वी आर कंप्लीट इंडिया बेस्ड. हमारे उस टाइम पे लगभग 100 सेंटर्स होंगे पैन इंडिया. Okay, NEET PG is not comparable to NEET UG. NEET UG is a very big sector. वहाँ 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं. NEET PG में अब जाके 2 लाख पहुंचे हम लोग. अदरवाइज तो वहाँ पे अराउंड 1 लाख बच्चा पेपर देता था 11-12 के. ठीक.
जब टॉप पे हो, हाँ, फिर बिल्कुल मैनेजमेंट top पे। हैंडल नहीं हो पाया। मैनेजमेंट हैंडल नहीं हो पा रही। क्या एग्जैक्ट, गिव मी वन मिस्टेक, मे बी 20 हुई होगी, बट एक चीज जो फैमिली बिजनेसेस नहीं कर पाती जो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट आई कर थिंक पाता है, ईगो मैनेजमेंट ऑन बोथ द साइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्या? जब आप ग्रो कर रहे होते हो, पीपल कम टू यू टू इंक्रीज द पेमेंट्स बिकॉज दे आर सीइंग, यू नो, पैसे बढ़ रहे हैं, सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, फैकल्टी आती है, फीस बढ़ाओ, अपनी फैकल्टी कहती है मेरी पेमेंट्स बढ़ाओ। और इस टाइम पे यू नो दे नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ मैनेजमेंट। आप इस तरीके नहीं लगा सकते। यू नीड टू हैव मिडल मैन, ऑलराइट, हु कैन नेगोशिएट ऑन योर बिहाफ। मैं यही कहूंगा कि थोड़ी सी वहां पे सबसे बड़ी फॉल्ट क्या हुई कि मिडल मैन नहीं थे। फैमिली वाज टॉकिंग टू एवरीवन एंड व्हेन द फाइट हैपेंस देन देयर इज नोबडी टू कवर इट अप। वो फाइट मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, लड़ाई हुई तो खत्म ही होगी, या तो बात बन जाएगी या खत्म हो जाएगी। अब इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर जब खत्म हो जाती है ना, तो पीपल गो आउट ऑन अ रिवेंज मोड बेसिकली, कि अब दिखाएंगे, ऑलराइट, हमें निकाल दिया या हमसे बदतमीजी कर ली है। यस। और वो चीजें जब ईगो बीच में आ जाती है ना, देन थिंग्स स्टार्टेड गोइंग डाउन इटसेल्फ। तो मैं मानता हूँ पर्सनली दैट मैनेजमेंट एट दैट टाइम वाज अ बिग ट्रबलसम फॉर एवरीवन। फिर उन्हीं दिनों सरकार ने थोड़ा एग्जाम भी चेंज किया। हम लोग उस एग्जाम के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारे कंपटीशन एकदम से आगे बढ़कर आया। वो थोड़े यंग थे लोग, तो उन्होंने एकदम से अपने आप को बदला, मार्केटिंग की तरफ बदले। और उस टाइम ना डिजिटल मार्केटिंग नई आई थी बिल्कुल 2011-12 में। उस टाइम इवन फेसबुक ग्रुप अगर आपने अच्छा बना लिया ना, इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड अ मेजर वेन। कौन था कंपटीशन जिसने जीता? Our competition was DAMS. Okay. All right. They won, great team, great people, great director and everything, but they came forward. All right. They had a good hold in the country, but they came forward. Digital marketing, everything. Then फिर जब हम ये होता गया एकदम से, जो सेंटर्स थे हमारी प्रॉब्लम क्या है कि दैट आज इज अ वेरी एनुअल साइक्लिक बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आज आपने गलती करी तो कल सुधार का मौका मिलेगा। अगर मार्च में बच्चे नहीं ज्वाइन करे आपको, तो अब पूरे साल गए, अब पूरा साल सिर्फ खर्चा है आपका। और हर सेंटर को चलाने के लिए मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए आपको। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इस धंधे के अंदर कहूंगा मैं। तो अगर आपके पास मार्च में मिलेगा, बाकी अगले साल फिर यस जैन फेब मार्च में, क्योंकि वहां से स्टार्ट होता है। मार्च तक अगर बच्चे नहीं है आपके पास, तो अगले पूरा साल आपको हर सेंटर पे 50 से 60 लाख रुपए खर्चा करना है। जब डिजिटल मार्केटिंग आई, हम उतना अडैप्ट नहीं कर पाए, बिकॉज अगेन द माइंडसेट इज कमिंग बैक फ्रॉम द ओल्ड वेज, कि वो तरीके करते रहे। एग्जाम चेंज हुआ, उस पर अडैप्ट नहीं कर पाए। जब एक सब्जेक्ट मान लो कि 10 दिन पढ़ा रहे थे कंपटीशन, हम 4 दिन पढ़ा रहे थे, कई जगह हम 2 दिन पढ़ा रहे थे, बिकॉज हमारे तरीके चले आ रहे थे। सक्सेसफुल कंपनी, हम क्या गलत कर सकते हैं? हम में भी शायद वो प्राइड आ गया था कि हम कुछ गलत कर ही नहीं पाएंगे। वो लगे पड़े सारे के सारे पीपल, इवन नॉट जस्ट द मैनेजमेंट, इवन एवरीबडी अराउंड अस नॉट ओपन टू चेंज। किसी से ज़्यादा सका भाई चेंज करना है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। फिर जब वो ग्राफ नीचे जाता है, होता क्या है उसमें, एक सेंटर पे खराब होनी चीजें शुरू हुई, बच्चों ने कंप्लेंट करी, सेंटर वाले का ऐसा है कि मैं तो कर रहा हूँ पैक, अपने आप संभाल लो। अब वही बात है, कर्नाटक के एक सेंटर में लड़ाई चल रही है, हम कहाँ से आएंगे? कैश क्रंच वैसे ही हो रखा है धीरे धीरे। आपको बाहर से तो लग रहा है कि यार कंपनी तो मतलब हवा मचा रखा है, अंदर कैश क्रंच हो रखा है। किसको बताओ? कोई सुनने वाला तो है नहीं ये चीज। तो ये बच्चा खराब होता जा रहा है। अगली बार आप निकले, आपका खर्चा सेंटर 50 लाख रुपए है ही, लेकिन इसने अपना जूनियर खराब कर दिया आपके लिए। हाँ, किधर मत जाना, बेकार बिल्कुल मत जाना। एजुकेशन तो चलता ही वर्ड ऑफ माउथ पे है, चाहे कोई भी बंदा हो, यूजी, पीजी, एसएससी, आईआईटी, वर्ड ऑफ माउथ इज द बिगेस्ट मार्केटिंग टूल। आपका वर्ड ऑफ माउथ डेली खराब होता जा रहा है। आप जबरदस्ती बिकॉज ऑफ प्राइड एंड एवरीथिंग सेंटर्स तो चला रहे हो कि मेरे 100 सेंटर में क्यों कम करूं। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी बिगेस्ट यूएस भी यही है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि हर साल आप पैसा खोते जा रहे हो उसके अंदर। एंड दैट नेगेटिविटी, इट्स नॉट जस्ट कमिंग ऑन टू यू, इट्स कमिंग टू योर एम्प्लॉइज, इट्स कमिंग टू योर फैकल्टीज, बिकॉज वो कहते हैं कि हम तो दिल से पढ़ा रहे हैं, बच्चा हमें को गाली दे रहा है बिकॉज ऑफ भाटिया। गलती नहीं है उनकी। एंड देयर इज अ होल नेगेटिव वाइब अराउंड द कंपनी। लोग दे आर कर्सिंग देमसेल्व्स कि हम इस कंपनी में क्यों हैं। तो ये चलता रहा 18 तक, 19 में एडटेक का जमाना आया था। उस टाइम तक ये था कि हमारे पास सारे पैसे खत्म थे, बस हम मंथली जितना कंपनी से आता था उसी चीज़ को चलाते थे। एंड 19 वॉज द ईयर जब हमारी कंपनी में हमारे एम्प्लॉइज ने, हमारी फैकल्टीज ने 6-6 महीने का पे कट लिया हमसे। पे कट भी नहीं कहूँगा, डिले लिया हमसे। एंड आई थिंक द बेस्ट सपोर्ट जो उस टाइम मुझे मिला कि उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं करे। गुस्सा भी आता था ना, तो मेरे कलीग्स को फ़ोन करके शायद गुस्सा निकाल लेते थे। बट कंपनी गंदा कैश क्रंच। मेरे पास एक घर था, मैंने घर रखा गिरवी बैंक को, मैंने पैसा उठाया,
और मैंने एक छोटी सी ऐप बनाई कॉल्ड ई गुरुकुल। मैंने कहा और सारा पैसा उस पर लगा दिया, जिसमें मेरे चाचे वाचे सब आए मुझे समझाने के लिए कि भाई पागल हो चुका है। चाचा नहीं कहूंगा, दूर के लोग आए कि पागल हो रहा है, क्या कर रहा है, घर है आखिरी। मैं कहा नहीं करना तो है ही, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, इसके बाद मुझे कुछ और तो आता नहीं। देखो सीधी सी बात है, मुझे कुछ नहीं आता और मुझे सिर्फ यही काम आता है। अगर कुछ जब तक कुछ नया नहीं करूंगा ना तो कंपनी दलदल से बाहर नहीं आ सकती। इसमें तुम खत्म है ऑलरेडी। दिसंबर 24 2019 को ऐप का सॉफ्ट लॉन्च हुआ। जनवरी 2020 जनवरी 26 को हमने ऐप लॉन्च करी। इट वॉज अ हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट वी डिड। लगभग उसके अंदर में 10 करोड़ रुपए लगाए थे, क्योंकि हमारी फैकल्टी फीस थोड़ी ज्यादा होती थी। सब मिला के उस टाइम पे टेक भी नया था, ऑलराइट, तो टेक वाज एक्सपेंसिव ऑल्सो। बाय जुलाई 2020 वी वर बैक इन प्रॉफिट्स। 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर उस एक ऐप ने हमारी पूरी कंपनी बाहर निकाल दी दो से। और मुझे पता है जैसे हम प्रॉफिट वापस आए थे ना, वो मेरे शायद जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था कि मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि हम कभी वापस प्रॉफिट में आ सकते हैं, कि हम ब्रेक इवन भी कर पाएंगे। उसके बाद फिर करते करते द कंपनी रीच्ड इन 2023 वी रीच 200 करोड़ मार्क। आई थिंक हम लोग सेकंड थे अपनी इंडस्ट्री के अंदर, ऑलराइट। एंड देन द जापानीज बॉट अप द कंपनी इन 2023 नवंबर। आपकी ई गुरुकुल DBMC है, DBMC इज द पेरेंट कंपनी, ऑलराइट। और जो हमारा ऑफलाइन बिजनेस था जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज ऐप उठी, ऐप से लोगों को वापस ट्रस्ट आना शुरू हुआ, एंड देन ऑफलाइन सेंटर्स स्टार्टेड गेटिंग फिल्ड अप, एंड देन द होल कंपनी केम बैक इन प्रॉफिट, रीच 200 करोड़ मार्क, एंड देन आई गॉट अ गुड एक्सिट। नाइस। हु बॉट इट? द जापानीज कंपनी कॉल्ड M3। M3 आर दे coaching business, education business में की private equity? They are basically into education business only. They have a company called Marrow in Bangalore. So through NHPL, which is the parent company of Marrow, they purchased ours. And then exit. And then उसमें खुद ऑफर आता है कि आपने इन्वेस्टमेंट बैंकर लेके उनके साथ रीच आउट किया? हाउ डिड दैट हैपन? So इसकी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे पास। तो मुझे जब कंपनी प्रॉफिट में आई थी ना, मुझे समझ में आ गया था कि इसको चलाना ना बहुत टाइम तक मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। बिकॉज मैं ये देख रहा था कि दैट सब कुछ होने के बावजूद भी ना आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, ऑलराइट। माथा खराब होता है ना, कंपनी 100-150 करोड़ कर रही है, हाथ में साला सैलरी आ रही है सिर्फ, ठीक है, आप कुछ ले सकते नहीं, कुछ कर सकते नहीं, तो क्यों चला रहे हो आप? इन्वेस्टमेंट ली थी इसमें कुछ? नहीं, कंप्लीट बूटस्ट्रैप। जो पैसा उठाया था वो लोन से उठाया था, ठीक है, और किस्तें जा रही हैं, सब जा रहा है। ऑन पेपर इट लुक्स वेरी गुड, द नंबर्स आर गुड, EBITDA पॉजिटिव एंड एवरीथिंग, बट हाथ में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मुझे 2021 में समझ में आ गया था कि दैट आइदर आई गो फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, और आई सेल द कंपनी, बिकॉज दैट्स द ओनली वे सस्टेनेबल। 2021 से पहली बार गया बैंकर, नॉट अ बैंकर, बेसिकली VC के पास गया। पता कितनी गाली खाई थी मैंने? क्यों? मतलब उसे 25-30 गाली दी थी मुझे कि भाई सोच क्या सोच के आया यहाँ पे? क्यों? यार मैंने लोगों से बात करी, ठीक है, अब उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो आसपास लोग नहीं थे इतने ज्यादा, जो 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा ऐसी PPT बना दो जिसपे ना बहुत बड़े नंबर दिखा दो, बहुत बड़े नंबर दिखा दो। हमने कहा ले ग्राफ सब बना दिया हमने। बट उस टाइम में तो 2021 में तो ये फिजिक्स वाला वगैरह सब बूम पे थे, अनअकैडमी और ये बहुत ज्यादा बूम पे थे। हाँ, तो इसकी वजह से तो मिल जाना चाहिए था। हाँ, कि मैं गया था VC पे विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉलेज कि करना क्या होता है। ऑलराइट, आई हैड जीरो नॉलेज हाउ VCs वर्क, और इन सबको देख के तो VC पे गया था। मैं कहा जब इनको मिल रहा है तो हमें भी मिल जाएंगे। रातों रात ही हो गया। सही है। हमने अपनी कहानी सुनाई, हमें लगा कि दुख दर्द वाली कहानी है, चल जाएगी, सुबह आ जाएगी, चल जाएगी। उसने कहा भग जाए यहाँ से। और उसने मुझे बताया नहीं क्यों। उसने कहा तुझे कुछ नहीं पता। उसने सब होने के बाद मैंने PPT दी, पैसे चाहिए क्यों? मैंने कहा मार्केटिंग, कह रहा उसके लिए तो है। मैंने कहा सेल्स, कह रहा उसके लिए भी है। मैंने कहा प्रोडक्ट, कह रहा उसके लिए भी है। तो चाहिए क्यों? मैंने कहा ये तो नहीं सोचा मैंने। ठीक है, तो फेयर, आई अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है यार, मैं डॉक्टर लड़का, आसपास कोई भी नहीं जिससे जरा सा भी कभी इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचा हो, ऑलराइट। एंड कोविड में इतने लोगों से मुलाकात भी नहीं, बस बात कर रहा हूँ मैं लोगों से। तो फाइनली मैंने ये गाली खाई, अगले पे गया कम गाली खाई, तीसरे पे गया कम गाली खाई, और चौथे तक मुझे समझ में आ गया कि चाहिए क्या। चाहिए ये कि टिल द टाइम यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू टू एनीवन, people are not going to come to you. Fair. तो मैंने 5 के बाद बंद कर दिया।
मैंने फिर एक साल 2022 सिर्फ कंपनी की प्रेजेंस, कंपनी के नंबर को स्ट्रक्चर किया और पूरा 2022 इस बात पे लगाया कि दैट पीपल शुड सी दिस कंपनी एज अ वैल्यू एडिशन टू देयर पोर्टफोलियो. अगर वो चीज नहीं होगी ना, नोबडी इज गोइंग टू कम. एंड दैट टेक्निक एक्चुअली वर्कड फॉर मी बिकॉज पोस्ट दैट थिंग देन एवरी कंपनी केम टू मी फ्रॉम बाय देमसेल्व्स. या नाम, आपका नाम था, मचा रहे थे, तो पीपल स्टार्ट कमिंग टू यू. Then I got a banker when I had deals, like 3 deals on my table. All right. Then I got a banker came now structure the deal so that I can get the best value. क्योंकि फिर मैं किसी के पास नहीं गया. मैं कहा if I'm going to somebody, मतलब मेरी खुद की चीज की डिवैल्यूएशन हो रही है, वो ऑटोमेटिकली रेट कम देंगे क्योंकि आप बेचना चाहते हो. मैंने कहा मुझे तो बनाना, दिखाना इसको ऐसा पड़ेगा कि यार if you take this company, it is going to be a major addition to your portfolio. एंड देन सो ये इन्वेस्टमेंट वो खुद ही आया कि इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू यू? नहीं, तीनों बंदे खुद आए मेरे पास. और तीनों से फिर नेगोशिएशन करके whichever you suited. And how do they value your company in this case? EBITDA के ऊपर मल्टीपल. एंड कितना मल्टीपल होता है EBITDA के ऊपर इन एडटेक? 10x on EBITDA, not PB, not profit, not like PAT. नहीं, EBITDA. मैं एडटेक नहीं कहूंगा सिर्फ. बेसिकली आई गॉट अ कंबाइंड डील इटसेल्फ. तो मोटा मोटा EBITDA का 10x मिलता है. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला के. एंड उसमें दोनों में नीट के ऊपर ही था. हमारा ई गुरुकुल नीट पीजी ही था. वो भी नीट पीजी ही था. नीट पीजी था दोनों. ओके. एंड देन क्या क्लॉ में आपको एग्जिट मिला? मान लो 10x मिला तो फर्स्ट टाइम 20%, 50%. सो बेसिकली इट वाज 50. सो एडटेक दे परचेस्ड एक साथ ही पूरा ई गुरुकुल. एडटेक के अंदर आई गॉट अ होलसम डील बेसिकली. उन्होंने वहां पे रेवेन्यू का मल्टीपल दिया मुझे. ऑफलाइन बिजनेस के अंदर इट्स EBITDA ओनली. तो वहां पे मुझे लाइक 9.7x का EBITDA मिला. मैं तो मान लो ऑन एग्जांपल दोनों की कंबाइंड डील उन्हीं को एक ही बेची. मान लो उन्होंने 200 करोड़ में कंपनी खरीदी, रैंडम नंबर. तो 200 करोड़ पे डू दे गिव यू 100 करोड़ 50% एडवांस कि 30% एडवांस? तो मैं ये बता रहा था आपको, मेरी जो उन्होंने क्या किया, गुरुकुल और DBMSI को अलग अलग किया. गुरुकुल को उन्होंने एक साथ फर्स्ट 100% एक ही बार में खरीद दिया. ठीक है. ऑलराइट, बिकॉज दे आर इनटू एडटेक, दे वांटेड टू एक्वायर ई गुरुकुल एक ही बार. DBMSI को उन्होंने 50-49 किया. 50 and 49 किया. They purchased 51% first and 49% later. Okay. Yes. And पैसे ट्रांसफर्स कैसे देते हैं ये लोग? तो 51% का एक साथ आ गया था मुझे पहले. Okay. Based upon और उसका तो पूरा ही फर्स्ट टाइम में आ गया था. उसका एक आफ्टर DD कंप्लीट हुआ, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए, पैसे पूरे आ गए. There's no ट्रांच की आप 2 साल 3 साल काम करोगे फिर मिलेगा कुछ. वो गुरुकुल में नहीं था, वो DBMSI के अंदर. अब ये 49% इस पे एक क्लॉ रखा होगा ना, कंडीशनल, कि इतने रेवेन्यू आप जो बोल रहे हो इतना हिट कर दोगे तो उस हिसाब से फिर हम करेंगे ऑल दैट. यस. तो वो ऑन, और फिर उसका मल्टीपल होगा. EBITDA लिंक था. कि अगर मतलब कि अगर 10 करोगे तो हम 30 देंगे, 15 करोगे तो हम मे बी 4x दे देंगे, 5x दे देंगे, ऑल ऑफ दैट इंसेंटिव बेस. नाइस. तो 50-50 करके तो 50 है, बाकी आपको 26 में मिलेगा. यस, ये वाला. और कोई कंडीशन क्लॉ, ये नॉन कम्पीट एटसेट्रा? नॉन कम्पीट तो स्टैंडर्ड है यार. 3 years it is there. After 26, After 3 years 26. So nowhere in education or nowhere in medical education? Nowhere in NEET PG. UG कर सकते हो नीट? UG कर सकते हैं. तो कर लोगे वो तो. कर ही लोगे, उसमें क्या है? ब्रांड बना रहे हो अपनी, अट्रैक्ट कर रहे हो तो करोगे ना, मतलब उम्मीद तो है. आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड डोपा. इट्स अ केरला बेस्ड कंपनी. लिंग्विस्टिक टीचिंग कराते हैं वहां पे हम लोग. सो उसमें आई हैव इन्वेस्टेड. तो आई सी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडर प्रेजेंस इन दैट टीम. मुझे लगता है कि वो अच्छा कर सकती है. तो व्हाट्स योर प्लान नाउ? करोगे वापस ऑपरेशनली डर्टी होगे कि नहीं, इन्वेस्ट कर करके ही करोगे बस? सच बताऊं तो मैं अभी ऐसी चीज ढूंढ रहा हूँ जो मेरे दिल को छुए. मुझे लगता है कि अब मुझे प्रोडक्ट से प्यार करना है वापस से. कि अगर उससे प्यार हो गया ना, और एंड आई बिलीव इन अ ग्रेट पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि मुझे अब अगली यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है. तो बस प्रोडक्ट से प्यार होना चाहिए. अगर हो गया, आई थिंक आई डू दैट. अभी आई एम वर्किंग ऑन अ स्मॉल थिंग विद माय मदर हरसेल्फ. गट बैक्टीरिया को लेकर वी आर मेकिंग ट्रेडिशनल ड्रिंक्स. नाइस. प्रोबायोटिक्स, कांजी, कोकम, छाछ. बेसिकली द वे सारी जो जनता है हमारी कोक पी रही है ना, तो बीच में मुझे थोड़ी गट प्रॉब्लम हुई तो मम्मी ने कांजी पिलाई. एंड सॉल्ट. तो मैंने कहा क्यों ना हम इसी को आगे लेकर जाएं एक बार. फर्मेंटेड ड्रिंक बना. एग्जैक्टली. फर्मेंटेड भी है, मतलब छाछ भी हो गया, कोकम हो गया, देन बारूश का जूस आता है. ऑलराइट. ये सारी जो हमारे जैसे कोने कोने की ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है ना, उसको लाके बनाया जाए. तो जैसे याकुल्ट उन्होंने बनाई जापान में, अमेरिका ने ACV बना दिया. आप अपना इधर लोकल बना दो. इंटरेस्टिंग. प्रोटीन के लिए सत्तू इज वेरी गुड. ऑलराइट. बट हेल्थ ड्रिंक्स, यस, ट्रेडिशनल हेल्थ ड्रिंक्स. बट वेल, थैंक यू सो मच.
It was lovely talking to you. Same here. Pleasure that you came here. बहुत मजा आया. Absolutely. Reality बताई country की बहुत सारी चीज़ों पे, which is harsh, and little bit of here and there. You talked about a lot of things. So thank you so much. for Thank you telling so me. much.